हाँ जी, तो 18 क्वेश्चंस है, 90 मिनट्स में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट वाला 3 क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन आपका सॉरी एक ये कंट्रोल वाला है, फिर ओबीएन ये स्किल्स है। बेसिकली ये 4, 5, 6 जो है यूनिट 2 का है, यूनिट 1 का है। और 7 नंबर से तो आपको पता ही है अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा वेटेज जिसमें रखता है, तो 7 से लेके 16 नंबर तक लगभग 8 क्वेश्चन अकाउंटिंग पे है और बाकी आप ये दोनों शॉर्ट नोट्स है या फिर कंप्यूटर का रोल वगैरह है, ठीक है? तो छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है? तो यहीं से कहानी शुरू करेंगे, डायरेक्ट इसी वाला सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये और बाकी सबका क्वेश्चन है, ठीक है? ये सबको नहीं देखेंगे। आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। 116 पेज का ये पीडीएफ आपको बहुत बार दिखा होगा। मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ, अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम लोग POSDC बोलते हैं, ठीक है? मतलब शॉर्ट में आप याद रखने के लिए तो बस याद रखिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इन पांचों चीजों का ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ह्यूमन और जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट कहलाता है गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है? इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स एंड अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यही बोलता है कि हाँ ऑप्टिमम मतलब होता है ना कि रिसोर्स का सबसे बेस्ट यूज करेगा और साथ में डिजायर जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। पहला तो कि मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है, हमेशा अपने गोल्स पे फोकस्ड रहता है। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा ही चलते रहता है। इसमें जो एक्टिविटीज आते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो वर्ड है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगर आपको मैनेजमेंट लिखना है तो ये 4-5 जो वर्ड है इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। POSDC करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग जो भी है ये सब याद रखिए। अब बात करते हैं, पहला ये था कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, दूसरा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी हमेशा चलते रहता है। यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे वो साइंस की मतलब सॉरी किसी फैक्ट्री की बात करें तो या फिर किसी आईटी कंपनी की बात करें तो हर जगह मैनेजमेंट सर्वव्यापी है। दूसरा है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल का स्किल नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स भी बाकी लोगों के क्या कह सकते हैं मैटर करता है। नेक्स्ट डायनामिक, मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि एक बार जैसा डिजाइन हो गया वैसा ही हमेशा चलता रहेगा। डायनामिक है मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू आउट द टाइम चेंज होते रहता है। समझ में आ गया? गोल पे फोकस करता मतलब हमेशा मैनेजमेंट गोल पे फोकस करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट रेगुलर चलता ही रहता है ऑलवेज। यूनिवर्सल मतलब हर अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों पे, स्कूल, बिजनेस, सब जगह एप्लीकेबल है। ग्रुप एक्टिविटी यानी बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है। डायनामिक मतलब मैनेजमेंट कोई क्या कह सकते हैं स्टैटिक चीज नहीं है जो कभी बदले नहीं। मैनेजमेंट का डिजाइन और प्रोसेस टाइम टू टाइम बदलते रहता है। इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं। एक याद हो गया? इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं GCUGDI ऐसे करके कुछ अगर बनाना चाहें शॉर्ट नेम तो बना दीजिए। अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछता है व्हाट इज मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो ये 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है? कि गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है एंड आपका परफॉर्मेंस और ये सॉरी इंटेंजिबल है मतलब इसको आप सिर्फ इसका रिजल्ट्स महसूस कर सकते हैं, इसका जो भी एक्शन है वो महसूस कर सकते हैं बट इसको आप छू देख नहीं सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वही सब है। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला चीज है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। 2 वर्ड इसमें याद रखिएगा प्लानिंग में, सेट करना, ऑब्जेक्टिव। सेटिंग गोल्स भी आप बोल सकते हैं, गोल सेट करना। और दूसरा डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शंस, मतलब गोल्स डिसाइड करना और कैसे उसको अचीव किया जाएगा वो एक्शंस डिसाइड करना, ठीक है? मैनेजमेंट में यही 2 चीज करते हैं कि गोल्स और उसका जो भी एक्शंस उसको अचीव करने के लिए लेना है वो दोनों आप डिसाइड करते हैं प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो इसमें आप टास्क, रिसोर्स, ड्यूटी ये सब असाइन करते हैं कि मतलब क्या क्या टास्क कौन करेगा, किसको क्या रिसोर्स दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग की बात करते हैं मतलब कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें, रिक्रूटमेंट मतलब सही काम के लिए सही आदमी लाना, सही सिलेक्शन करना, फिर उसको ट्रेन करना और फिर उसको डेवलप करना आगे काम करने के लिए, तो ये स्टाफिंग होता है।
डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में आता है, ये जनरली आपका गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना या सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयज को ध्यान रखना कि वो गोल्स को सही से अचीव कर पाए। लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बस इतना बोलता है, मेजर करना परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना। ये तीन बात होता है। मेजर करना मतलब होता है कंट्रोल में आप हमेशा ये चीज देखते रहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स मतलब कि कैसा होना चाहिए उससे कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेजर किए कि आपका मार्क्स 75 आया, ठीक है, स्टैंडर्ड कितना हो चाहिए, तो जो जनरली होता है कि 80% आना चाहिए, तो आप 80 से मेजर किए, और फिर उसको करेक्ट करने के लिए जो भी आप एक्शंस लेते हैं उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ तक में किसी को क्लियर, कोई दिक्कत? देखिए हम बहुत फास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दिक्कत आए तो बताइएगा। अगर आप एक थम्स अप देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज क्लियर है। स्क्रीन पे दोबारा दिखा देते हैं। मैनेजमेंट का डेफिनेशन कि प्लान ऑर्गेनाइज करना गोल अचीव करने के लिए, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 6 पॉइंट्स हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 पॉइंट हैं, ठीक है। तो टोटल ये डेफिनेशन और ये पूरा लिखिएगा तो कम से कम आपको, अच्छा एक चीज है, जितना इसमें लिखा है उतना ही लिखिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। गोल ओरिएंटेड में आप लिख सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट का अगर एक गोल सेट करता है कि हम लोग इतना परसेंट सेल्स अचीव करेंगे, या फिर मैनेजमेंट गोल सेट करता है कि हाँ हम इतने एडमिशन स्टूडेंट्स का कराएंगे, तो उस गोल को अचीव करेगा मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। मतलब देखिए आप कभी भी ना उल पतुल बात लिख के मत भरिएगा पेज, ये जरूरी है जितना आप बताएं उतना डेफिनेशन कंक्रीट लिखिए, और साथ में एग्जाम्पल लिख के पेज भरिए। पेज भरिए मतलब सेंस कि उसको कहते हैं ना, नंबर ऑफ पेज अगर पूरा करना है तो एग्जाम्पल लिखिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट या साइंस। मतलब मैनेजमेंट को आप एक कला कहिएगा या फिर विज्ञान कहिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आर्ट जनरली क्रिएटिव चीजों वाली, जैसे पेंटिंग वगैरह हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये सबको आर्ट बोलते हैं, ठीक है। और कोडिंग वगैरह हो गया, ये सब जनरली साइंस होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के बारे में अगर क्या कहा जाए, आर्ट है या साइंस है, तो शुरू में ही बता देते हैं कंक्लूजन कि मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है आपका आर्ट है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल स्किल इसमें रिक्वायर्ड होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होता है, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होता है, और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। जो कि नॉर्मल किसी भी आर्ट में चाहिए होता है। जैसे पेंटिंग में भी पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, लीडरशिप क्वालिटी तो शायद नहीं चाहिए उसमें, किसी और में चाहिए होगा, किसी और आर्ट में, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए होता है पेंटिंग में। तो मोस्टली जो भी किसी आर्ट में चीजें चाहिए वो मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड होता ही है, इसलिए हम लोग इसको आर्ट बोल सकते हैं मैनेजमेंट को। तो एवरी मैनेजर अप्लाइज मैनेजरियल नॉलेज डिफरेंटली बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो हर मैनेजर क्या करता है, अपना अपना डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से काम करता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स मैनेजमेंट आर्ट। कुल मिला के है तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी वगैरह होता है, हर इंसान का अपना अपना तरीका है, ठीक है। जैसे साइंस में क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी करेगा तो उसको वैसे ही करेगा, ठीक है। बट आर्ट में क्या होता है कि हर आदमी उसको अपने अपने हिसाब से अपना अंदाज में करता है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं। पॉइंट्स की बात करें तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, इसका 5 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी आप एक दूसरे से सीखते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस्ड जो भी आप सीखते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं रेदर देन थ्योरी। मतलब मैनेजमेंट है ना, हर समय ये नहीं कि थ्योरेटिकली लिखा है कि हाँ, अगर थ्योरी में मान लीजिए लिखा हुआ है ना कि एक कोई पर्सन है वो किसी एक ही टीम का पार्ट हो सकता है, बट अगर आपको प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट में ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को 3 से 4 टीमों का पार्ट बनाना चाहिए, मतलब 2-3 टीमों में कॉमन रख सकता है, मान लीजिए आपके एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में है, तो आप ऐसा रख सकते हैं। ये बस हम एग्जाम्पल नहीं, सब लिख दीजिएगा अगर मन करे तो, ठीक है। पर्सनल स्किल की बात करें तो ये क्या है, किसी भी इंसान का कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिलेशन, ये सारे स्किल्स को इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट में। क्रिएटिविटी, ये मैनेजर जो है क्रिएटिवली सोच सकते हैं प्रॉब्लम्स को अचीव करने के लिए या गोल्स को, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या गोल्स अचीव करने के लिए। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, यानी मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस से इंप्रूव होता है, यानी इसलिए कहते हैं जो मैनेजर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक, मतलब जैसे कोई भी चीज साइंस तब होता है ना जब उसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए रिसोर्सेज हो। इसी पर एक्सपीरियंस। अच्छा, PCPER, ये किस चीज के बारे में बोला भाई, PCBR?
शायद हम देख नहीं पाए, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये साइंस के बारे में। तो साइंस जैसे हर चीज का एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है, वैसे मैनेजमेंट का भी सिस्टमैटिक नॉलेज है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कहते हैं ना, हर कारण के पीछे एक वो होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज, कोई क्रिया हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तो वही कॉज एंड इफेक्ट वाला चीज है, वो मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में अगर कोई चीज हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो सब जगह एप्लीकेबल है। जैसे सोलर सिस्टम एक साइंस है, तो वहां पे जो भी रूल्स लगते हैं, जैसे ग्रेविटी का रूल हो गया, वो सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए, ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो यूनिवर्सल सिस्टम्स मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है कि जो भी आप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो सब जगह अप्लीकेबल है। देखिए, कोई भी चीज साइंस तब होगा ना जब उसमें ये 5 चीजें होना चाहिए। पहला कि उस चीज के लिए सिस्टमैटिक नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि कोई भी इफेक्ट हुआ है तो उसके पीछे कुछ कॉज होना चाहिए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब जो भी उस चीज का प्रिंसिपल हो वो सब जगह एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहा है वो प्रिंसिपल कहीं नहीं चल रहा है। दूसरा, साइंटिफिक मेथड मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पहले से प्री डिफाइंड सेट ऑफ एल्गोरिदम जैसा मेथड हो। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता, बहुत चीजों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही साइंस का ये इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हाँ, साइंस में हर चीज प्रेडिक्टेबल होता है, कि अगर आपको मतलब स्पीड पता है तो आप ये बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी देर में एक जगह पे पहुंचेगा। तो वैसे ही चीज मैनेजमेंट में भी, अगर आपको कुछ चीजें दे दिया जाए इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट थॉट का इवोल्यूशन। देखिए, तो मैनेजमेंट थॉट में ना जनरली आपको 3 डिफरेंट स्टेजेस दिखता है। पहला क्लासिकल मैनेजमेंट, जो बहुत पुराने जमाने में चलता था, मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर नियो क्लासिकल मतलब जो बीच में आया, ठीक है। और फिर मॉडर्न जो अभी सबसे करंट में चल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले बताते हैं, रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आइडियाज, थ्योरीज एंड अप्रोचेस टू मैनेजमेंट ओवर टाइम। मतलब अगर कभी भी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पूछे ना, तो आपको यही लिखना है कि ये, इसमें हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट थॉट्स है, यानी मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब पहले कैसा दिखता था, फिर वो कैसे 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 इंप्रूव हुआ है, राइट। ठीक है। तो फिर सबसे पहला जो थ्योरी था वो क्लासिकल थ्योरी था। इसमें क्या होता है, दिस वाज द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड फोकस्ड मेनली ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मतलब जनरली एफिशिएंट और प्रोडक्ट था, ठीक है। एक चीज हम आपको बताते हैं, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलने का, क्योंकि अकाउंटिंग वाले पार्ट में हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। ये वाला आप थ्योरी है, थोड़ा बहुत पढ़िएगा खुद से तो याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ज्यादा टाइम अगर आप चाहते हैं उधर दे, तो यहाँ थोड़ा हम लोग कम टाइम देंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ये जनरली आपके फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। जनरली क्लासिकल थ्योरी का आप एक बोलते हैं, जो सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ ना, उसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बोल देते हैं। न्यू क्लासिकल ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या हुआ, दिस अप्रोच इज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू क्लासिकल वाला है, इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि ह्यूमन रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी किया गया, यानी कि जैसे कि मोटिवेट करना, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप बिहेवियर, ये सारी चीजें पहली बार न्यू क्लासिकल में आया था, ठीक है। फिर आता है अच्छा, हाँ, ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो एल्टन मेयो ने किया था। सो दैट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मोर देन फिजिकल कंडीशन। मतलब देखिए, एक चीज बताते हैं कि इसमें ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान गया कि फिजिकल कंडीशंस या फिर कैसे सिचुएशंस, भाई ठीक है भाई, तो कैसे सिचुएशन में काम कर रहा है एम्प्लॉय, इससे ज्यादा जरूरी है कि उसका सोशल स्टेटस और मोटिवेशन कैसा है उस काम को लेके। मतलब कितना उसके पास अच्छा रिसोर्स है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि कितना उसके पास मोटिवेशन है उस काम को करने का। जैसे किसी अच्छे एम्प्लॉय को अगर आप मतलब बहुत अच्छा 4 चक्का भी दे दीजिएगा, उससे कोई काम करने बोलिएगा जाके, तो वो नहीं करेगा। बट हो सकता है कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसको बाइक भी दे दीजिए, साइकिल भी दे दीजिए, फिर भी काम कर देगा। हो सकता है दोनों में अलग अलग मोटिवेशन हो, ठीक है। किसी को सैलरी ज्यादा मिलता हो, किसी को कम मिलता हो, किसी को काम में ज्यादा मजा आता हो, किसी को काम में कम मजा आता हो, ठीक है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच, मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस जो है जनरली डायनेमिक सिस्टम्स, यानी जो भी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बनाया गया था। पहला तो सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच ये है कि पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के तौर पे
माना जाता है। जैसे सिस्टम अप्रोच व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम माना जाता है और इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट है आप इसको बोल सकते हैं अलग अलग एलिमेंट है या कॉम्पोनेंट है। Contingency approach states that there is no one best way to manage managerial decision depends on situation। तो contingency approach मैनेजमेंट में आया, यानी कि हर चीज का एक ही सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, हर अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग डिसीजन लेना पड़ सकता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पहली बार ये मॉडर्न वाले में आया था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच लाया गया, यानी कि नंबर्स, डेटा, फिगर्स इस सब का यूज करके मैनेजमेंट किया जाने लगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये सब लिख सकते हैं कि इससे एफिशिएंसी आया, ह्यूमन बिहेवियर में बेटर किया गया, सेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3। तो मैनेजर एक पर्सन है जो कि प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ए मैनेजर गेट्स वर्क डन थ्रू एंड विथ अदर्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। वही बात है, जो चीजें मैनेजमेंट में किया जाता था ना, मैनेजर वो पर्सन होता है वो चीजें करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, डायरेक्ट करना, ये सब कौन करता है? तो मैनेजर करता है। मैनेजर के डेफिनेशन में भी यही सब लिख सकता है। जो चीज मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, जैसे ड्राइविंग और ड्राइवर का डेफिनेशन रिलेटेड होता है। हाँ भाई, तबीयत सही नहीं है। अब मैनेजमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो होता है टॉप लेवल, ऊपर से बात शुरू करते हैं। इसमें जनरली 3-4 वर्ड आपको देखने को मिलेगा। चेयरमैन, मतलब जो कंपनी का वो क्या बोलते हैं, सबसे मेन हेड है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये सब जो है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के रोल में आता है। जिसमें फंक्शंस की बात करें तो ये लोग जनरली लॉन्ग टर्म चीजों पे ज्यादा काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल करना, पॉलिसी सेट करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना, ठीक है। बड़ा डिसीजन लेना, बड़ा रिसोर्सेज, यानी कि जैसे मान लीजिए ये लोग जनरली बहुत सारा पैसा है तो वो कहाँ लगाया जाएगा, या फिर बहुत सारा वर्कफोर्स है, मान लीजिए 1000 लोग हायर हुए हैं, तो वो चीजों को किस पर्टिकुलर नए प्रोजेक्ट में लगाना है, ये सब बड़ी चीज डिसीजंस लेते हैं टॉप लेवल के लोग। गवर्नमेंट से रिलेशन बनाना, इन्वेस्टर से बनाना, पब्लिक से रिलेशन बनाना, ये सब चीज मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट ध्यान रखती है। ओवरऑल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यही चीज है टॉप लेवल यानी सबसे ऊपर वाले लोग। मिडिल लेवल यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, जैसे कि डिपार्टमेंट मैनेजर ऑफ ब्रांच मैनेजर हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, ये सब लेवल मतलब मिडिल लेवल पे आता है, ठीक है। मतलब ये वो मैनेजर होता है ना जिनके ऊपर भी मैनेजर होता है और नीचे भी मैनेजर होता है। दे एक्ट लाइक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट, तो ऊपर और नीचे वाले के बीच में होता है। तो ये जनरली ऊपर वाले का प्लान एंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के टास्क परफॉर्म करते हैं। जो भी सुपरवाइजर हैं या फिर नीचे लेवल के मैनेजर है उनको गाइड करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फीडबैक्स देते हैं, ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज को। लास्ट है 3 नंबर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें आपका सुपरवाइजर आ जाता है, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। मतलब जो भी लोअर लेवल के लोग हैं, जो सबसे, एक तो होता है मजदूर, मजदूर के जस्ट ऊपर जो आता है ना वो सुपरवाइजर आता है। तो लोअर लेवल में आप सुपरवाइजर याद रखिए, ठीक है। तो ये जनरली वर्कर को पूरे दिन का काम बताते हैं कि एक दिन में तुमको क्या करना है। पूरे दिन का उसका काम देख रेख करते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड देखते हैं कि क्वालिटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेफ्टी वगैरह है या नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी जो भी ये काम हुआ वो ऊपर वाले को बताना भी लोअर लेवल का काम है। आई गेस यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल हम आपको बताए हैं। कंट्रोल में 3 चीजें आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस नापते हैं, कहते हैं ना उसको, अपना पावर देखिए ये कितना आप में है दम, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, कितना होना चाहिए ये देखिए, और फिर उसके बाद उसको सही करने के लिए जो एक्शन लेना है वही चीज कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कहता है कंट्रोल इन अ मैनेजरियल फंक्शन इंश्योर्स एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान्स। हाँ, मतलब जो भी प्लान है वैसे होना चाहिए। अब ये इट इन्वॉल्व्स, यहाँ बात है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना इफ रिक्वायर्ड। ये सबसे बेस्ट लाइन है कंट्रोल के बारे में कि परफॉर्मेंस मेजर कीजिए, उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, मतलब जैसा होना चाहिए उससे कंपेयर कीजिए, और अगर कुछ एक्शन लेने की जरूरत लगता है तो एक्शन लीजिए, ठीक है। कंट्रोल हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करने में। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाइए कि कितना, स्टैंडर्ड मतलब होता है ना कि एक टारगेट सेट करना कि कितना आपको अचीव करना है, कैसा आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सेट करना होगा। फिर आप उसके बाद मेजर कीजिए कि आपका कैसा अभी रिजल्ट आ रहा है। थर्ड स्टेप है कि आप उसको
जैसा आप चाहते थे और जैसा आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फाइंडिंग डेविएशन मतलब एग्जैक्टली उसमें डेविएशन फाइंड कीजिए कि कितना बड़ा अंतर है उसमें क्या कह सकते हैं। देखिए कंपेयरिंग वाले में हम लोग ये पता करते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म हो रहा है या फिर बुरा परफॉर्म हो रहा है। डेविएशन में होता है कि आप एग्जैक्टली ये पता करते हैं कि कितना बुरा हो रहा है या कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। लास्ट है एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन, कि हाँ उसको ठीक करने के लिए जो लेना चाहते हैं आप एक्शन, वो एक्शन लीजिए। इसके बाद एक और मन करे तो लिख दीजिएगा, एक होता है फीडबैक, ठीक है, कि फीडबैक देना और ताकि कंट्रोल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। गुड। टाइप्स ऑफ कंट्रोल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला तीनों जो है नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये अदर अनदर क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले कहता है फीडबैक कंट्रोल, सॉरी फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मतलब बताया ना आपको, वर्ड से दिख रहा है फॉरवर्ड। कंट्रोल एक्सरसाइज बिफोर द एक्टिविटी बिगेन्स टू प्रिवेंट प्रॉब्लम इन एडवांस, मतलब कंट्रोल पहले ही अप्लाई कर दिया जाता है किसी एक्टिविटी से ताकि कोई प्रॉब्लम आए ही ना, पहले ही उसको सॉल्व कर लिया जाए। कंकरेंट कंट्रोल का मतलब होता है जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है उस टाइम उसको ध्यान रखना है। जनरली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है ना वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, कि हाँ पहले से ही सारी चीजें प्लान करते रहते हैं, या मिडिल लेवल वाले लोग। कंकरेंट कंट्रोल जनरली आप लो लेवल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब डे टू डे टास्क में अप्लाई होता है। कंकरेंट कंट्रोल में क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी हो रहा होता है उस टाइम वो राइट ट्रैक पे हो, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज देखते हैं। मतलब फीड फॉरवर्ड मतलब कोई प्रोसेस या टास्क होने से पहले, कंकरेंट जब टास्क या प्रोसेस हो रहा है उस टाइम, फीडबैक जो टास्क या वो हो गया उसके बाद कोई कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जनरली सब में आपको एक वर्ड दिखेगा एक्टिविटी। एक्टिविटी से पहले जो हुआ वो फीड फॉरवर्ड, एक्टिविटी के जो ड्यूरिंग हो रहा है मतलब दौरान कंट्रोल चल रहा है वो कंकरेंट, और जो एक्टिविटी के बाद हो रहा है आफ्टर द एक्टिविटी वो आपका फीड बैक कंट्रोल है। बजटरी कंट्रोल मतलब होता है आप अगर बजट वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको बजटरी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मतलब इसमें आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होता है, जैसे मतलब डेटा वगैरह के बेसिस पे सेल्स वगैरह या चीजें मेजर करना और उस पर डिसीजन लेना, उसको स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बोलते हैं। फिर होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये जनरली आप मैनेजर या फिर जो भी डायरेक्टर्स है ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी उनको लगता है कि इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि कंट्रोल इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इंश्योर्स, वही बात है, प्लांट परफॉर्मेंस, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड हेल्प्स करेक्ट इन टाइमली करेक्ट। ये जो भी है लिख लीजिएगा, ठीक है। बस याद क्या रखना है ना कंट्रोल में, तो याद रखिए यही तीन बात याद रखिए कि परफॉर्मेंस मैटर करना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और जरूरत पड़ने पे सही एक्शन लेना। और पांचवें स्टेप याद रखिए, तीन ठो कम से कम ये टाइप याद रखिए, नीचे वाले तीनों नहीं याद रखिए तो चलेगा, ठीक है। ये तीनों टाइप याद रखिए, दैट्स इट। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन और ग्रुप्स आपस में कैसे बिहेव करें, मतलब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कैसे कम्युनिकेशन होगा, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कैसे कम्युनिकेशन होगा, एक पर्सन का किसी ग्रुप से, किसी ग्रुप का किसी पर्सन से कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर में आता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ, देखिए, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यही बात है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एटीट्यूड रहेगा, कैसा उनका कम्युनिकेशन रहेगा, कैसा बिहेवियर रहेगा, वो सब चीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आता है। हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वही बात है। इसको आप सबसे एक लाइन में लिख सकते हैं, मतलब वन वर्ड में डिफाइन करना चाहे कम वर्ड में तो आप ये बोल सकते हैं हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये बताता है कि पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी बिजनेस में। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है यानी ज्यादा से ज्यादा काम होगा, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बेटर करता है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करेगा, ठीक है। चेंजेस अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता है आपका, ठीक है। वर्क स्पेस पे कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसमें से कम तीन चार भी लिख दीजिएगा पॉइंट्स तो आ जाएगा, ठीक है। ये जनरली इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी लिखा हुआ है कि ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इंप्रूव करने से क्या बढ़िया होगा, तो वही सब लिखा हुआ। कंक्लूजन इग्नोर करते हैं। 38 होगा ना जी, कितना मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, अब तक हम लोग 6 क्वेश्चन नहीं कर पाए, कोई ना पकड़ लेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन जो भी स्किल्स यूज होता है, और एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेट हो रहा है। तो इंटरपर्सनल स्किल देखते हैं क्या है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन
इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, मतलब किसी कोई पर्सन किसी अदर्स से या फिर ग्रुप से कैसे इफेक्टिवली इंटरेक्ट करेगा उस चीज के बारे में है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरेक्ट मतलब होता है, इंटरेक्ट में बहुत सारा एक्टिविटीज आता है, ठीक है, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब किसी को आप किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर टीम वर्क, कॉपरेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये जनरली 5 पॉइंट्स आपके इंटरपर्सनल स्किल में आते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें वो सारे कम्युनिकेशन आ जाते हैं जिसमें आप मतलब वो सारी चीजें आ जाती है जो जिसमें आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज वगैरह करते हैं, आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं। इसमें 2 टाइप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, अगर आप कोई लिख के या बोल के कुछ भी कर रहे हैं तो उसको वर्बल बोलते हैं, ठीक है। वर्बल में देखिए बोला है स्पोकन और रिटन, मतलब अगर कोई लिखा हुआ है या बोल के बोल रहा है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में जैसे आता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स। किसी को आप लिख के बोल रहे हैं तो लेकिन आप किस वर्ड्स में यूज करके बोल रहे हैं तो वो भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब है ना। आप ऐसा समझिए वर्बल मतलब बातों से जो कहा गया, और मतलब जो एग्जैक्ट लिख के या बोल के कहा गया, और नॉन वर्बल होता है जो इशारों में कहा गया, मतलब महसूस आपको हुआ कि हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दिए, जैसे हम एक चीज बोल रहे हैं कि जाओ किसी को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर हम जाओ ना नहीं ना पढ़ाएंगे किसी को, ऐसे अगर हम थोड़ा सा फन में बोलेंगे ना तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है सेम बात का। तो वही चीज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको फील होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से क्या होता है, मैसेज क्लियर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है, ठीक है, अनकोऑर्डिनेशन वगैरह बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव के लिए देखा है। अच्छा, इसका रोल कैसे है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में कम्युनिकेशन स्किल का, तो ये वही बात है कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगा, टीम वर्क बढ़ाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय में मोटिवेशन बढ़ाता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। जब कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा होगा तो आपको भी पता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ठीक है, टीम वर्क अच्छा बनेगा, एंड एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ा होगा, कन्फ्लिक्ट कमेगा यानी झगड़ा लड़ाई कम होगा, ठीक है। बेटर लीडरशिप को ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, 6 क्वेश्चन था, दोनों यूनिट खत्म हो गया वो ना। देखिए अभी सब जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जस्ट चैट में क्लियर लिखिए, फिर जस्ट 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। हम बोल रहे 5 क्वेश्चन 30 मिनट में खत्म कर देंगे तो कर देंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। एक काम करिएगा ना, देखिए मेरा एक बात मानिए, आपको 100% इस पूरे चीज का लाभ होगा। ये जो 6 क्वेश्चन है ना इसको एक बार कॉपी पे लिखिएगा, एक बार कम से कम सारा जो भी 6 नहीं पूरा 18 क्वेश्चन है ना उसको इस क्लास के बाद अभी आपके पास बहुत समय है तो एक बार पूरे को लिखिएगा। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो देख के लिखिएगा, अपने आप याद आ जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। शॉर्ट भी देंगे, मतलब जो की पॉइंट्स वाला आप ढूंढ रहे हैं ना कि एक पेज में सब हो जाए, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। हम देंगे, अगर आप पढ़े हुए रहिएगा ना तो हम आपको एक जो पीडीएफ देंगे 1 पेज का, उस 1 से 2 पेज में उसमें आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। रेडी, थैंक यू। अकाउंटिंग क्या है, जैसे मैनेजमेंट में बोले थे ना 3 4 वर्ड, वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ वर्ड है, जैसे आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ये सारी चीजें किस चीज का करेंगे, तो जनरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का
का कहिए या को कहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, मेजर कहना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये जनरली 7 वर्ड है, शायद 6-7 पता नहीं गिन रहे थे हम। तो इन सारी चीजों को सिस्टमैटिकली, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई, मेजर और ये सारी चीजें करना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, वहां फिर आके नहीं कहिए तो अकाउंटिंग को ऐसे कहिए, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग और वो मेजरिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, जितना है ये सब लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इट इन्वॉल्व, अच्छा ये सारी चीजों को ध्यान रखिए मॉनेटरी टर्म्स में क्या था। मॉनेटरी टर्म्स मतलब अकाउंटिंग में नहीं, जो भी चीज हम लोग करते हैं हमेशा पैसे के टर्म में करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 किलो हुआ, 50 किलो हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ कोई भी और यूनिट यूज नहीं होता है। तो ऐसा समझिए कोई पूछा अकाउंटिंग का यूनिट क्या होता है, तो मॉनेटरी यानी कि मनी के टर्म है। ठीक है, अकाउंटिंग का यूनिट ही मनी होता है, यानी पैसा। तो इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है जो कि यूजर्स मतलब क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है बाकी को। ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, मेजर करना जो कि ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। क्लासिफाई मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करना। समराइज करने का मतलब होता है कि जितने भी आपके अलग अलग अकाउंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनको समराइज करके जनरली लोग ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले में हम समझ सकते हैं कि जनरली लोग रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। क्लासिफाई में आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग लीजर में आप क्लासिफाई करते हैं। समराइज में आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा अलग अलग समरी बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब। एनालाइज एंड इंटरप्रेट का मतलब होता है रिपोर्ट को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना जो कि आप बैलेंस शीट से पता करते हैं। और अकाउंटिंग का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट किया है, डेटा बनाया, वो शेयर करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों अकाउंटिंग करते हैं, तो समझिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेजर करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को फिर से जो अलग अलग ग्रुप में बढ़ाएं उसके बेसिस पे समरी वगैरह बनाने के लिए, समरी वगैरह बनाए इसके बेसिस पे कोई एनालिसिस करना, रिपोर्ट करने के लिए, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस का स्थिति कैसा है ये पता करने के लिए जनरली हम लोग ये बैलेंस शीट से करते हैं। और साथ में बिजनेस का इंफॉर्मेशन यूजर्स को, यानी बिजनेस के जो भी लोग यूज बिजनेस को कर रहे हैं उनके लिए, जैसे मैनेजर वगैरह हो गया, एम्प्लॉय हो गया, पब्लिक हो गया, वो सब के लिए इंफॉर्मेशन देना। क्लियर, ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है, यानी जितना जो भी चीज आज तक हुआ बिजनेस में उसका लेखा जोखा बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है मैनेजमेंट को। ठीक है, एंड बिजनेस एक्टिविटी को प्लान एंड कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलता है बिजनेस का हालत का, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लीगल एविडेंस के तौर पे किसी भी मामला मैटर हो गया तो उसमें अकाउंटिंग जो आप किए हुए हैं, बुक्स में जो लिखे हुए हैं, वो सब के बेसिस पे आपको उसको लीगल प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बात आप अपने अकाउंटिंग में लिखे हुए हैं कि रमेश जो है वो 50,000 का उधार ले गया, अगर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपके पास लिखा हुआ है तो उसको आप सबूत के तौर पे कोर्ट में यूज कर सकते हैं किसी भी लड़ाई के मैटर में। अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, मतलब कि क्या 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 कहते हैं अकाउंट लिमिटेड, डिसएडवांटेज एक तरह से लिमिटेशन के, लिमिटेशन मतलब कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग नहीं कर पाया, अकाउंटिंग में चाह के भी कुछ चीजों को नहीं किया जा सका। जैसे कि सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है कि इसमें हर चीज पैसे के टर्म में होता है, कोई और ट्रांजेक्शन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, एम्प्लॉय स्किल, गुडविल, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो, मतलब हर चीज क्या है यहाँ पे ना, स्टैटिस्टिकल है, डाटा के फॉर्म में। एग्जैक्ट किसी चीज का क्वांटिटी वैल्यू यानी क्वांटिटी वो कितना है ये मेजर होता है, क्वालिटी वैल्यू वो कैसा है, ऐसा है वैसा है, वो सब नहीं मेजर हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, फ्यूचर इवेंट्स पे नहीं। मतलब कि वही बात है, किसी चीज का प्राइस आप लिख दिए कितना भी, वो बाद में, अच्छा एक सेकेंड, ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट, रिजल्ट में भी अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट, जैसे किसी चीज का रिजल्ट पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट, कोई भी चीज जो है इसमें ना रियल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज खरीदने लिख दिया 10,000, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि 10 साल बाद भी आपके अकाउंटिंग में तो लिखा है कि आपके पास 10,000 का एसेट है, यानी 10,000 का फ्रिज है, बट साल भर बाद या 2 महीने बाद या 10 दिन बाद ही उसका 10,000 से घट के 5,000 हो जाता है, फ्रिज का नाम पुराना हो गया ना। अब हम बात करें वो फ्रिज का जो आप दुकान में यूज के लिए खरीदे हैं, बेचने के लिए खरीदे हैं, वो तो आपको पता ही है कि बिकेगा ही उतना में, ठीक है। आपको पता है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाए तो। बेसिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताया, बेसिक प्रोसेस ऑफ, तो इसमें आप समझिए कि यही जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे थे ना, ये सातों वर्ड, अगर कोई पूछेगा जिसको अकाउंटिंग का ये 7 वर्ड याद रहेगा ना, वो मान लेगा ये 7 वर्ड, ठीक है। और साथ में किस चीज का, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, और दूसरा किस टर्म में, तो पैसे के टर्म में। तो अब इसी में जो ये सातों है ना, इसको आप बोलते हैं लोग स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर डिफरेंट प्रोसेसेस इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइंग बोलता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत सारे बिजनेस में इवेंट और घटना होते रहता है, अब उसमें से उन सबको आइडेंटिफाई कीजिए, पता कीजिए जो जो क्या हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि परचेज करना, पेमेंट करना, सेल करना, मनी पैसा रिसीव करना, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ओनली ट्रांजेक्शन दैट आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर आइडेंटिफाइड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, यानी वही ट्रांजेक्शन जो पैसे के टर्म में हुए। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में क्या हुआ, कोई किसी को 1 केजी आलू दे दिया, बदले में वो 2 समोसा दे दिया, तो उसका कोई अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रखा ही नहीं जा सकता। इसलिए हम वहां पे बोले थे लिमिटेशन में यही लिमिटेशन है कि पैसा उसमें अगर है ही नहीं तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा सकता है। मान लीजिए कोई दुकान पे आया, वो 1 किलो आलू दिया, बदले में दो समोसा लेके चला गया, इसको कैसे लिखिएगा, आप लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, भले ही उसको आप ये बोल सकते हैं कि पहले आलू का वैल्यू निकालो, फिर समोसा का पैसा निकालो, अब तब करके लिख दो कि हाँ इतने पैसे का आलू रिसीव हुआ, बदले में इतने पैसे का समोसा दिया गया, समझे। तो यही है बस। फिर मेजरिंग की बात करते हैं। मेजरिंग हमेशा बोलता है कि पैसे के टर्म में मेजर किया जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन यूनिफॉर्म रिकॉर्ड इन कंपैरिजन, इनफॉर्म रिकॉर्डिंग एंड कंपैरिजन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब वही बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एक दूसरे से कंपेयर किया जा सके, इसलिए हम लोग एक सिंगल यूनिट ही रखते हैं जिसको बोलते हैं मनी, ठीक है। बात करें रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग में जैसे ही देखिए आइडेंटिफाइंग में क्या था ना कि आप चूज कर दें क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर आप जितना भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स चूज किए हैं उसको आप पैसे के टर्म में एग्जैक्ट लिखते हैं कि अगर वो किसी और टर्म में है तो उसको पहले पैसे के टर्म में बनाइए। रिकॉर्डिंग में आता है कि उसको पहली बार जर्नल में लिखिए, ठीक है। मतलब इसमें बोलता है सिस्टमैटिकली एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आप पहली बार किसी भी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रखते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ये जनरली जर्नल में पहली बार रखा जाता है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग पहली बार जर्नल में होता है, ठीक है। तो ये आपका एक परमानेंट एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देता है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए रिकॉर्ड मिल जाए, क्रोनोलॉजिकल मतलब, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम, कि जिस जिस ऑर्डर में यानी जिस जिस क्रम में ट्रांजेक्शन हुआ है उसी क्रम में बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा जर्नल में, ठीक है। क्लासिफाइंग में होता है कि जो भी आप जर्नल में लिख दिए सारा उसको अलग अलग ग्रुप में बांट देना। जैसे सारा जर्नल में तो हो सकता है आप कैश का ट्रांजेक्शन किए, बैंक का ट्रांजेक्शन किए, रोहन से ट्रांजेक्शन किए, मोहन से ट्रांजेक्शन किए। लीजर यानी क्लासिफिकेशन में आके क्या करते हैं कि रोहन से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन हुआ ना, लिया दिया जो भी, वो सब एक जगह रोहन अकाउंट में रख दो। कैश से रिलेटेड जितना कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, वो सब कैश अकाउंट में रख दो, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जब भी बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक में से पैसा निकला, वो सब बैंक अकाउंट नाम का एक अकाउंट बना के उसमें रख दो, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाइंग होता है। समराइजिंग वाले में आता है कि आप जो भी वो क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग, ये अकाउंट इतना, ये अकाउंट का बैलेंस इतना, ये अकाउंट में इतना आया, ये अकाउंट में इतना गया, उन सबको क्या करते हैं आप समरी बनाते हैं। इसमें जनरली बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब समरी वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में, मतलब ऐसा समझिए यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है ताकि नॉर्मल आदमी समझ जाए। एनालाइजिंग मतलब होता है कि ये सारी चीजों को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस सब का आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये जो एनालिसिंग में आप रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ये मैनेजमेंट को डिसीजंस वगैरह लेने में हेल्प करता है। लास्ट आता है 7th इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इंटरप्रेटिंग आप यहाँ पे, या फिर ये मिस्टेक है पता नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग वाला टर्म आता है, शायद नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों। आप इसमें ना एक कम्युनिकेटिंग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरप्रेटिंग नहीं लिखिएगा, कम्युनिकेटिंग लिख दीजिएगा। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि इट हेल्प्स यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी लिखा हुआ है। बट कम्युनिकेटिंग में ये आता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने
रेडी किया, उसको आप एंड यूजर्स को पहुंचाइए। अब एंड यूजर कौन है, तुम दो ही लिखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना ही कम्युनिकेटिंग कहलाता है। यूजर्स कौन कौन है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जनरली दो टाइप का यूजर होता है, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर अलग अलग टाइप का होता है। इंटरनल यूजर होता है ना जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, जो जो भी जिस भी कंपनी का अकाउंटिंग है उसका मैनेजमेंट, या फिर उसका एम्प्लॉइज, या फिर उसका ओनर, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, उसका ओनर, ठीक है, वो भी इंटरनल यूजर है, ठीक है। तो वो लोग जो कंपनी के अंदर के हैं, जो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसको हम लोग इंटरनल यूजर बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में जब भी कोई यूजर की बात करें तो यूजर मतलब वो लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दो टाइप का है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल जो मतलब बिजनेस के अंदर के लोग हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। तो इंटरनल वाले में आपके मैनेजमेंट आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, ओनर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैनेजमेंट को क्यों देखना होता है, ताकि वो प्लान कर पाएंगे बेहतर, डिसीजन ले पाएंगे बेहतर, बजटिंग कर पाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे, सेल्स वगैरह का डेटा देके, सेल्स अकाउंट का डाटा देख के। एम्प्लॉयज की बात करें, ठीक है, तो एम्प्लॉयज इसलिए देखते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसा है, वेजेस सैलरी क्या आएगा, इंसेंटिव क्या बनेगा, ये सब जानने के लिए मैं एम्प्लॉयज भी अकाउंटिंग को देखता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर की, जो बाहरी यूजर्स हैं, ठीक है। तो बाहरी यूजर कौन कौन है, जैसे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, जो पैसा इन्वेस्ट किया हो, जैसे होता है ना कि फंडिंग वगैरह जो लोग देते हैं, शेयर होल्डर, या फिर जैसे आप जो मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं। मान लीजिए आप टाटा कंपनी में शेयर लिए हुए, तो आप टाटा का अकाउंटिंग रिपोर्ट देखिएगा कि हाँ क्या कैसा कितना सेल हो रहा है, किधर पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। तो वो भी आप भी एक तरह के यूजर हैं। क्रेडिटर और लेंडर, जैसे क्रेडिटर कौन होता है, बैंक वगैरह जो होता है ना, वो भी अलग अलग कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि जो लोग लोन ले रखा है उसका देखते रहता है कि कैसा स्थिति है, या फिर कोई अगर देख रहा है कि जिस बैंक वगैरह देखा कि जिसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छा आ रहा है, रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, तो उसको वो लोग लोन ऑफर करता है कि देखिए हमारे बैंक से लोन ले लीजिए। गवर्नमेंट है वो भी सबका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लगभग चेक करता रहता है। कस्टमर्स, अब ये बहुत रेयर केस में होता है, आप कभी भी गुड्डे का बिस्कुट खरीदने जाते हैं तो ब्रिटानिया का ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, बट हाँ कुछ केसेस में वो लोग देखते भी हैं। सप्लायर्स की बात करें, सप्लायर भी देखते रहते हैं कि हाँ उसके अलग अलग बिजनेस का, ताकि उनको पता रहे कि कौन कोई बिजनेस डूबने वाला है तो उसको पता चल जाता है पहले से ही क्या नया कस्टमर ढूंढ लो, ठीक है। पब्लिक की बात करें, जनरल पब्लिक भी चाहे तो किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कभी कभी यूज कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बिजनेस में ना कुछ अलग अलग टर्म है, ये जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट अभी जो हम बताएंगे ना ये आपको आगे अभी के आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो भी हम बताएंगे आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग में, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी एंगेज्ड इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक एंटिटी या कोई भी एक, क्या समझ सकते हैं, कोई भी एक चीज जो कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कर अर्न करने के उद्देश्य से, उसको बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल एक्टिविटीज में है, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग एक बिजनेस बोल सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन की बात करें, ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक इवेंट मतलब या फिर एक फाइनेंशियल इवेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मतलब ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इवेंट जिसमें कोई पैसे का एक्सचेंज हुआ है, या फिर कोई पैसे से पैसे की वैल्यू वाला चीज एक्सचेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए कभी कभी पैसा एक्सचेंज होता है, और कभी कभी क्या होता है वस्तु एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए आप बदले में 10,000 दिए किसी को, और वो बदले में आपको एक कार्टून मिठाई दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक तरफ मनी एक्सचेंज हो रहा है, दूसरी तरफ मनी का वैल्यू यानी उतने वैल्यू का मिठाई ला आ रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जिसमें कोई भी पैसा या पैसा से रिलेटेड वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है, उसको ट्रांजेक्शन बोलेगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यूजर, यानी कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस को शुरू होने के लिए बिजनेस में लगाया। जैसे मान लीजिए आप अगर एक फुचका का दुकान खोलने जा रहे हैं, अगर 20,000 में ठेला गाड़ी वो सब बनाए, तो जो 20,000 है वो आपका कैपिटल है। याद रखना बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फुचका बेचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स की बात करते हैं। कैपिटल तो समझ गया कि जो 20,000 रुपये आप वो
खोलने के लिए लगाए वो आपका हो गया, ठीक है। बिजनेस की बात करें तो वही जो आप बिजनेस आप समझ गए ना कि जो फुचका का बिजनेस है, ठीक है, मतलब गोलगप्पा का बिजनेस है, वो गोलगप्पा का जो बिजनेस हुआ वो उसको आप बिजनेस बोल सकते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब गोलगप्पा खरीदना, गोलगप्पा एक ठो बेचना हो गया, या फिर आप मान लीजिए मार्केट से आलू लेके आए, आलू खरीद के लाए, ठीक है, वो चाट मसाला लेके आए, वो सब क्या है आपका ट्रांजेक्शन है। कैपिटल की बात करें जो 20,000 रुपये आप गोलगप्पा का धंधा शुरू करने के लिए लगाए हैं, वो क्या है, कैपिटल है। ड्राइंग्स की बात करते हैं, ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप गोलगप्पा बेच रहे हैं और उसमें से 50,000 रुपये निकाल के, अच्छा बिकने लगा तो 50,000 रुपये निकाल के आप आईफोन ले लिए, तो वो जो 50,000 रुपये निकाल लिए आप, तो वो अपना काम के लिए निकाल लिए, उससे बिजनेस का तो कुछ हुआ नहीं, तो वो एक तरह का ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने यूज के लिए 50,000 आईफोन के लिए निकाल लिए, मान लीजिए आप पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए फुचका खुद ही खा गया 10 गो, ठीक है, तो वो पर्सनल खा गया ना, बदले में तो पैसा नहीं दिए बिजनेस को, तो एक तरह से आपके ड्राइंग्स में चला गया है। हाँ, तो ड्राइंग्स और हो सकता है, मान लीजिए आप खुद खा गए या किसी को दे दिए, ठीक है, अपने मित्र को दे दिए, खिला दी। एसेट्स की बात करते हैं। एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है, किसी भी बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी और रिसोर्स है। अब इसमें क्या क्या होता है, कैश, जैसे आपके बिजनेस में ना होता है, फुचका में ये होता है तो डब्बा होता है जिसमें पैसा रखा होता है जितना अर्न करता है, ठीक है। साथ में ये बिल्डिंग मशीनरी, तो आपके लिए क्या है एसेट, आपके गोलगप्पा के बिजनेस में आपका ठेला, आपका क्या कहते हैं वो डब्बा जिसमें आप गोलगप्पा रखे हैं, वो बाल्टी जिसमें आप, बाल्टी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें पानी रखते हैं भाई, तो वो सब आपका क्या है, एक तरह का एसेट है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए वो बिजनेस उस चीज को ओन करता है। आलू एसेट नहीं है भाई, आलू क्या है, एक तरह का गुड्स है, वो आया और उसके प्रोडक्ट हुआ और बिक गया, ठीक है। लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज वैसे मान लीजिए आप गोलगप्पा का एक तो ठेला था, ठीक है, और आप गए बैंक में जाकर फिर से बोले कि 1 लाख का लोन और दीजिए, हम 2 गो ठेला और बनाना चाहते हैं, उस पर हम इम्प्लॉय रख के काम करवाएंगे, तो जो 1 लाख रुपए आप बैंक से ले लिए, दैट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। उसका बिके ना बिके समझ में आ जाना चाहिए अकाउंटिंग। गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या हुआ, जैसे जो गोलगप्पा है ना, वैसी चीज जैसे आइटम्स परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर रीसेल, ऐसा आइटम जो खरीदा गया है या फिर बनाया गया है बेचने के लिए। अब जैसे फुचका बेचने के लिए बनाया है ना, अच्छा बिजनेस में कोई ठेला बनाता है बेचने के लिए, कोई ठेला थोड़ी बेचता है, ठेला नहीं ना बेचता है, सिर्फ उसका गुड्स बेचता है, यानी कि गोलगप्पा बेच देता है। तो ऐसा समझिए जो गुड्स परचेज हुआ है, या मतलब जो भी चीज परचेज, वो आइटम जनरली, वो आइटम जो परचेज या सेल होने के लिए हुआ है उसको गुड्स बोलते हैं। तो गोलगप्पा है गुड्स, ठेला क्या गुड्स है, नहीं, ठेला एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस में यूज के लिए है। वन ऑफ द मेन थिंग इज ठेला। अरे होगा कहीं का ठेला गाड़ी भाई, वो सब जानते हैं, करेगा अल्लाह रे, उठा के फेंक देंगे। अब तुम लोग रिएक्शन में ही बात करना, अगर कोई उल्टा से ज्यादा रिएक्शन का जो इस्तेमाल करता दिखा, उसको उठा के क्लास से बाहर फेंक देंगे। मतलब नहीं भी होगा तो उसके लिए एक तो ठेला गाड़ी लगवा देंगे। कहाँ के रिएक्शन और नहीं है क्या, आप लोग को ऐसा हा हा करने वाला नहीं दिखता है ये थम्स अप वाला। गुड है, चलो थैंक यू भाई, अब यूज मत करना ज्यादा। परचेज की बात करते हैं। बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल प्रोडक्शन, मतलब कोई भी चीज ना आप रीसेल करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए ना आप आलू जो खरीदे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका परचेज है। जो आप वो लाए, ठीक है, मसाला लाए, वो क्या है, परचेज है, क्योंकि आप उसको ना प्रोडक्शन के लिए या फिर दोबारा बेचने के लिए खरीदे हैं। सेल्स की बात करते हैं। जो आपका कुछ गोलगप्पा बिका, मान लीजिए 10 रुपए का बिका, तो 10 रुपए जो हुआ ना, वो 10 रुपए आपका सेल्स है, ठीक है। या 50 रुपए का जो कोई ले गया, वो क्या है, 50 रुपए आपका सेल्स है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे अभी आपका मान लीजिए आप 100 गोलगप्पा बनाए हैं, 100 नहीं, उस 100 मत कहिए उसको, कहिए 1000 रुपया गोलगप्पा बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से 300 का बिका है, और अभी जो बचा हुआ है ना 700 का, वो 700 आपका क्या है, स्टॉक है। डेप्टर्स, डेप्टर्स वो होता है, डेप्टर्स बहुत लोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका गोलगप्पा का दुकान है, 2-3 वहां पे मान लीजिए कोई लड़की लोग तो पैसा देता है, लड़का लोग है, ठीक है, वो आके उधारी में 2 दिन को खा के चला गया, तो वो आपका एक तरह का डेप्टर है, ठीक है। जैसे आप गोलगप्पा का दुकान चला रहे हैं, कोई आदमी आया और आपका उधार खा के चला गया, आपको पता है कि 40 रुपए इसके यहाँ बाकी है, 50 रुपए इसके यहाँ बाकी है, 60 रुपए इसके यहाँ बाकी है, तो जो जो पैसा जिसके जिसके यहाँ आपको पैसा बाकी है ना, उसको आप डेप्टर बोलेंगे, ठीक है। डेप्टर समझिए, अब क्रेडिटर भी समझिए लीजिए। क्रेडिटर वो होता है ना, क्रेडिटर तो वो होता है जो आपको उधार दे रखा है। आपको याद है लाइबिलिटी आप लिए थे बैंक से उधार,
तो बैंक आपके लिए क्रेडिटर है। या फिर आप मान लीजिए वो उसका क्या चीज का बनता है, मान लीजिए आटा और सूजी का बनता है, किसी के यहाँ से आटा लाए और सूजी लाए, ठीक है, किसी अंकल जी के यहाँ बोलते हैं अंकल जी सूजी है, तो उसके बाद जो भी आप उनसे उधार में लेके आ गए दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ठीक है। बट जिनसे आप लिए हैं, जिससे उधार लिए हैं, वो आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने वो गाड़ी पे ना वो लगा दिए हैं, क्या कहते हैं, मतलब आप एक किसी सोशल मीडिया से पर मतलब कोई एक इन्फ्लुएंसर आया, ठीक है, मतलब होता है ना वो रील बनाने वाला नाचने वाला जो होता है, उसको बुलवा के आप अपने ठेला के आगे नचवा दिए ठीक है, तो और वो जाके वीडियो डाल दिया, बदले में आप उसको 50-60 रुपए या 100-200 रुपए दे दिए, तो वो जो 100-200 रुपए दिए वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। कि नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। इनकम मतलब जितना भी पैसा आपका पूरा आता गया, जितना पैसा आता गया, चाहे वो पैसा से आया हो, मतलब सॉरी, चाहे वो सेल से आया हो या फिर अदर सोर्सेज से भी आया हो, ठीक है, अदर सोर्सेज से भी आया है उसको आप इनकम बोलते हैं, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है प्रॉफिट। जैसे मान इनकम में एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकम एक इंपॉर्टेंट बात बताना था। इनकम सिर्फ सेल से नहीं होता। जैसे आप गोलगप्पा का दुकान खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल से ही पैसा आएगा। हो सकता है गोलगप्पा का दुकान के पास ना आप एग्जाम सेंटर के पास खोले हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आप किसी 4-5 तो बच्चा का बैग रखने का बिजनेस भी खोल लिए, बोले कि 10 रुपया दो तुम्हारा बैग रखना, बाद में आके बैग हम सही सलामत तुमको वापस कर देंगे, या मोबाइल वगैरह संभालने का आप खोल लिए, तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम है, मतलब वो एक अलग तरीके का इनकम है। तो वो सारी चीजों को, जैसे सेल से जो पैसा आया, फिर वो जो बैग वाला एक्टिविटी उससे जो पैसा है, वो सारा चीज बिजनेस के इनकम में काउंट होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए क्या है, वो जो जिसपे उधार लगा रखे हैं, मान लीजिए वो जो लड़का सब था जो गोलगप्पा 10-20 रुपए का खा के चला गया था, वो मान लीजिए आपको रोज 1-1 रुपया का इंटरेस्ट देता है हर महीना। अब ये थोड़ा अजीब बात है कि वो 40 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो 1-1 रुपया जो एक्स्ट्रा आपको आ रहा है वो भी एक तरह का इनकम है, ठीक है। तो बिजनेस में अलग अलग इनकम होता है। ये हंस कौन रहा है? तुम भी देता है क्या 1-1 रुपया इंटरेस्ट गोलगप्पा का? नेक्स्ट प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट मतलब इनकम का, इनकम ओवर एक्सपेंसेस, ये 3 वर्ड में प्रॉफिट डिफाइन होता है। इनकम ओवर एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा, आलू लाने में, मतलब वो क्या कहते हैं, आलू मसाला पानी सब लाने में जो खर्चा हुआ, और उसके ऊपर जो जो भी इनकम आया एक्स्ट्रा, वो पूरा क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। देखिए इसमें क्या है, इनकम ओवर एक्सपेंस, मतलब जहां इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस से तब प्रॉफिट है। एक्सपेंस ओवर इनकम यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है इनकम से, दैट मीन्स अ लॉस। रेवेन्यू की बात करते हैं, मतलब रेगुलर इनकम अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन। अब रेवेन्यू मतलब होता है ना जो मेन एक्चुअल बिजनेस, जो आपका फुचका का बिजनेस है, सिर्फ फुचका बेच के ही जो पैसा आया ना, वही आपका क्या है? रेवेन्यू है। वाउचर मतलब होता है आपको कोई पर्सन पैसा नहीं दिया, बदले में आपको चेक वगैरह दे दिया, ठीक है, फिर लिख के दे दिया कि हाँ मैं आपको इतना पैसे देने का वादा करता हूं, तो वो एक तरह का वाउचर है। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप लिख देते हैं ना, रसीद वगैरह, वो सब क्या है? वाउचर है। अलग अलग टर्म समझ में आया? आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारे टर्म याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया भाई, 13 मिनट हो गया, अब तक 9 ही क्वेश्चन किए हैं। कोई ना, अभी सब स्पीड पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या है ना, दो तरफा हिसाब, ठीक है, इसको ऐसा समझिए, दो तरफा हिसाब। जैसे इससे पहले वाला क्या होता था, आपके जो किराना वाला दुकान है वो एक तरफा लिखता था कि रोहन को 50 रुपए का, कौन है वे, सबसे मान लीजिए अंकित सोनी नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए ये 10 च्युइंगम उधार ले गया, ठीक है, तो दुकानदार क्या लिख देता है? अंकित सोनी 10 रुपया लिख दिया, हो गया, बहुत सिंपल। नेक्स्ट कौन है? पहला कौन कर रहा था? ये कौन? अभिषेक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अभिषेक है, ये क्या ले गया? वो ले गया, क्या ले जाते हैं भाई, वो क्या उधार ले जाएगा? हाँ मान लीजिए ये वो ले गया है, बेल्ट खरीद के ले गया है, मान लीजिए इसके घर वाला मंगवाया होगा रिजल्ट के बाद। तो एक तो बेल्ट मिलता है दुकान में, किराना की दुकान में, नहीं बेल्ट नहीं लेगा। मान लीजिए वो मलहम ले गया है, ठीक है, जो चोट वोट पता ना लगाते हैं, तो वो मान लीजिए उधार ले गया है, ठीक है। तो वो सिर्फ दुकान वाला वैसा लिखता है। अब डबल एंट्री में क्या होता है ना, कि डबल एंट्री मतलब दो तरफा, कि दोनों एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन का लिखा जाएगा, कि पैसा दिया, ठीक है, मतलब जैसे अब दुकानदार ने, वही दुकानदार 2 लाइन लिखने लगे, एक कि रोहन मतलब 10 रुपए का सामान गया, और नीचे लिख दे कि रोहन के पास गया। तो ये दो दो लाइन में अगर वही चीज ट्रांजेक्शन को ना 2 लाइन में लिख दे कि किसके पास गया और कहां से गया, ठीक है।
मतलब किसके पास गया और क्या गया, ऐसे फॉर्म में अगर लिखना शुरू कर दे 2 लाइन में ट्रांजेक्शन, ऐसा समझिए डबल एंट्री में समझिए कि 2 लाइन में ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों एस्पेक्ट, ठीक है, आया और गया। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिस्टम इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, यानी 2 एस्पेक्ट, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। डेबिट मतलब आया और क्रेडिट मतलब गया। डेबिट मतलब आया, क्रेडिट मतलब गया। जैसे डेबिट क्रेडिट आप हमेशा बोलते हैं ना, डेबिट क्रेडिट बोलेंगे तो कोई किसी को क्रेडिट डेबिट बोलते सुनते हैं, हमेशा सब डेबिट क्रेडिट बोलता है। और किसी को गया आया बोलते सुनते हैं, आया गया बोलता है ना हमेशा। तो इससे याद रख लीजिएगा कि डेबिट क्रेडिट आया गया, डेबिट मतलब जो आया, क्रेडिट मतलब जो गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैड एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन सच अ वे दैट द टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू टोटल क्रेडिट। मतलब हो सकता है कि कभी कभी हर ट्रांजेक्शन में ना, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा। 2 एस्पेक्ट मतलब 2, क्या बोल सकते हैं, 2 नजरिया होगा। पहला कि इतना पैसा आया और दूसरी तरफ इतना पैसा गया, ठीक है। तो मतलब दोनों एस्पेक्ट होगा, और जितना पैसा कभी डेबिट होगा उतना ही पैसा क्रेडिट होगा हर ट्रांजेक्शन में। मान लीजिए इतना पैसा दिया, बदले में उतना पैसा का कहीं ना कहीं कोई चीज सामान लिया होगा, ठीक है। तो ये जनरली किसके द्वारा डबल एंट्री सिस्टम लाया गया है, तो लूका पकौली जो भी है, इसका नाम याद रखिएगा, पकोई है पकौली है पता नहीं, पकी पैक्यूली पता नहीं क्या है भाई, वट एवर है। डबल एंट्री सिस्टम कौन लाया था, तो लूका पैक्यूली। एक काम करिएगा, आप अपने किसी दोस्त का नाम रख दीजिएगा लूका पैक्यूली। अकाउंटिंग में वैसे कोई नाम है नहीं पूरे सब्जेक्ट में, तो ये लूका जो नाम है याद रखेंगे सब लोग। क्या नाम याद रखेंगे, चैट ऑन कर देते हैं, याद रखा है लूका, ठीक है। तो आपका कोई दोस्त हो तो उसका नाम रख दीजिएगा लूका, अभी से ही रख दीजिए कि उसको लूका बोलना है। तो एग्जाम में उसकी शक्ल देखते ही याद हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम लूका पैक्यूली बनाया था। हम लोग कभी नाम भूलते थे ना, हम लोग को जब क्लास में नाम याद रखना होता था इस सब चीज का, तो हम लोग क्लास में क्या करते थे, 10-12 बच्चा थे ना जितना भी बोर्ड्स में, तो सबका नाम रख दिए थे। किसी का नाम रख दिए थे कार्ल मार्क्स, किसी का नाम रख दिए थे गैरिबाल्डी, हिस्ट्री वगैरह वाला नाम। तो उसका शक्ल देखते ही याद हो जाता था। एग्जाम में इस चीज का बहुत बेनिफिट होता है, छोटा छोटा ट्रिक है आपका, बहुत काम करेगा, ठीक है। अब उसको 2-3 बार बोलिएगा उस पर्सन को, तो आपको एग्जाम में डबल उसका नाम है देखते याद हो जाएगा, अच्छा तो तुम ही हो कार्ल मार्क्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कुछ मेन प्रिंसिपल है, जैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। दूसरा डेबिट क्रेडिट रूल, फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वल क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जितना पैसा डेबिट हो रहा है उतना पैसा क्रेडिट होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहता है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप सारा उधार लाइबिलिटी प्लस कैपिटल विच ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस। हाँ, जितना भी लाइबिलिटीज और कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे तो एसेट के बराबर होगा। कंप्लीट रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शन जो क्या करता है, होली होली से लूका पे के होली, पता नहीं भाई, इसी का नाम रख दे, कौन है सबसे पहले, कौन बोला है लूका लूका कर रहा था, जिशान का नाम रख दे, जिशान का नाम सबको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पहला ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है, एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प मिलता है, और एरर्स और फ्रॉड्स कम, मतलब ज्यादा एरर। देखिए डबल सिस्टम लिखेगा ना, सबसे बड़ा फायदा मेरी नजर में मानिए तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब 2 एस्पेक्ट में लिख रहा है ना, अगर एक जगह कहीं गड़बड़ होगा तो दूसरा जगह, मतलब एक जगह आप कहीं कम या ज्यादा जोड़ दीजिएगा तो दूसरा जगह अपने आप गड़बड़ाने लगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कहाँ से गड़बड़ा है, ठीक है। करेगा अल्लाह रे। आज थोड़ा अच्छे से पढ़ाइए, बहुत तेज जा रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप में से जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग नो लिखे, जिनको समझ में आ रहा है वो लोग यस लिखे हैं। पहली बार किताब देखिएगा तो नहीं ना समझ में आएगा भाई, तो कम से कम एक बार भी पहले देखा होगा ना, आज दूसरी बार देख रहा होगा, उसको समझ में आया होगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए एक को रिकमेंडेशन है कि एक बार इस क्लास के बाद पूरे आंसर को लिखिएगा और एक बार पूरा रिकॉर्डिंग देखिएगा। 2 काम सब कीजिएगा, आज के क्लास के बाद एक बार सारा सॉल्यूशन कॉपी पे लिखिएगा और एक बार रिकॉर्डिंग पूरा देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? अभी जो पढ़िएगा उसको बाद में लिखिएगा और बाद में देखिएगा, 2 काम कीजिए, आपका अपने ऑप्शन हो जाएगा। वो तो हमको पता है बहुत तेज जा रहे हैं, ठीक है। तो एरर चांसेस वगैरह है, ये सब वो हो जाता है,
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है डबल एंट्री सिस्टम, दैट्स इट। डबल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसी खुशी में हम लोग क्या करते हैं, एक बार 20 नंबर पेज पे है ना, अभी हम आगे चलेंगे, आपको बता देते हैं कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा जाएगा। मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा बता देते हैं। पहला क्वेश्चन पक्का रहेगा, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ पक्का पूछेगा। मैनेजमेंट पूछ दे, नेचर ऑफ पूछ दे, मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस पूछ दे, कुछ ना कुछ पक्का पूछेगा। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पूछने का चांस कम है, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। मैनेजमेंट का लेवल, मतलब ये दोनों छोटा छोटा क्वेश्चन है, मेन यही भारी वाला, ठीक है। ये वाला पूछ सकता है, 1 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये सब ओबी का आप उतना मत मानिए। आप चलिए 7 नंबर पूछेगा आपको, ठीक है। और ये सब ऐसे ही उसी में एडिशनल जोड़ के पूछ लेगा, ठीक है। तो 7 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 1, 4, 7 ये लिख लीजिए। 1 से 10 तक में 1, 4, 7। अच्छा ये डबल एंट्री वाला कितने था, 10 नंबर। हाँ डबल एंट्री भी पूछेगा, 1, 4, 7 और 10। ये चार जो क्वेश्चन है ना 1 से 10 में, ये भी आई है, पक्का पूछेगा। कॉमेडी मूड में भाई, हम कॉमेडी करने लगे ना। तो ये 1, 4, 7, 10 कर लीजिएगा। उसके बाद आपका, मतलब ऐसा समझो 1, 4, 7, 10 पे ज्यादा दिमाग लगाइए, बाकी सब छोटा छोटा टुटपुजिया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म्स वगैरह हो गया, डबल एंट्री भी हो गया। अब आते हैं अकाउंट। चलिए 11 नंबर भी फटाक से करते हैं। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ना कुछ ऐसा होता है, स्क्रीन दिख रहा है। अकाउंट क्या होता है, किसी एक खास चीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप एक जगह रखते हैं, इसको अकाउंट बोलते हैं। यहाँ से आप लोग को थोड़ा तकलीफ शुरू होगा, इसलिए अब यहाँ से हमको थोड़ा धीरे चलना है, हमको पता है, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी एक चीज से रिलेटेड ना, अब ये क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए रोहन से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं कि रोहन से कितना लिया दिया या कितना भी हिसाब किया, तो उसके लिए आप रोहन अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप एक जगह लिखना चाहते हैं तो उसको आप रोहन अकाउंट पर रखें। जैसे आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखना चाहते हैं तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कैश अकाउंट। अगर आप सेल से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह सेल्स लिस्ट करना चाहते हैं तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे। आप परचेज सारा एक जगह लिखना चाहते हैं तो परचेज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आप किसी मनीष नाम के व्यक्ति से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब एक जगह देखना चाहते हैं तो आप मनीष अकाउंट बनाएंगे। अगर आप रेंट से रिलेटेड जितना काम हुआ वो अगर सारा एक जगह देखना चाहते हैं तो आप एक रेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट जनरली क्या होता है ना, मतलब किसी भी एक चीज से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन आया और गया वो सब एक जगह पे देख के मिल जाता है, ठीक है। अकाउंट में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह देखने को मिल जाता है। तो हम लोग एक मान लेते हैं कैश अकाउंट सबसे सबसे ज्यादा कोई यूज होता है ना अकाउंटिंग में। अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन कीजिएगा तो सबसे ज्यादा कोई यूज होगा कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दो साइड होता है हर अकाउंट्स में ना। हर अकाउंट जो होता है टी शेप का दिखता है। इसमें दो टाइप साइड होता है, एक होता है डेबिट, डेबिट डेबिट मतलब कि जो भी पैसा आते गया, जो भी कैश बिजनेस में आया। और दूसरा साइड होता है क्रेडिट, इसको नीला कर बीच वाले को, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जो भी कैश बिजनेस से गया, ठीक है। क्लियर। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा तो नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है, तो बिजनेस में समझिए कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। क्लियर, ऐसा ही कुछ अकाउंट दिखता है। ऊपर अकाउंट का नाम लिखा होता है और ये जनरली दो सेक्शंस में होता है। पहला वाला होता है डेबिट सेक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट सेक्शन। और डेबिट सेक्शन में वो लिखते हैं कि कितनी बार कैश आया, और क्रेडिट में लिखते हैं कितनी बार कैश गया, मतलब कहाँ कहाँ गया, कब कब गया, ये कहाँ कहाँ से कैश आया और कब कब आया, ये डेबिट साइड होता है। क्लियर। अकाउंट कैसा दिखता है, टी शेप का। ये डेफिनेशन में लिखते हैं जनरली उसके, अकाउंट एक टी शेप का टेबल होता है जिसमें एक साइड पे डेबिट होता है और एक साइड पे सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है किसी भी एक चीज से रिलेटेड, ठीक है। दैट्स गुड। तो अकाउंट क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर। अकाउंट्स क्या होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी एसेट से रिलेटेड, किसी एक्सपेंस से रिलेटेड, किसी इनकम से रिलेटेड सारा
चीजों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन इन क्लासिफाइड मैनर, सारे डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को एक क्लासिफाइड मैनर में दिखाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें, 3 डिफरेंट टाइप है। पहला पर्सनल, पर्सनल मतलब वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन से, मान लीजिए ये राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई मनीष आलू दुकान, ऐसा नाम का कोई आलू का दुकान था जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये मनीष माना गया, अकाउंट इज टी सेफ टेबल। हाँ भाई, तो कोई भी पर्सन या बिजनेस जो है ना, वो आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई पर्सन से रिलेटेड लिया दिया जो भी एक जगह, हाँ मनीष बीसीए वेजिटेबल शॉप, एक तो जिसान बीसीए वेजिटेबल शॉप भी खुलवा देंगे, बढ़िया रहेगा। क्या जी? क्या है, तो जिसान बीसीए वेजिटेबल शॉप खुलवा देंगे, तो वो भी आप एक तरह का मिलेगा भाई, मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, अगर आप जियो कंपनी से डील कर रहे हैं तो आपका रिलायंस अकाउंट। ठीक है, तो ये अलग अलग होगा। स्वास्तिक पुदीना वाला, हाँ, ये उल्टा सीधा मत बोलना, बाहर कर देंगे उसको। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमेशा कभी भी ना, जो भी आदमी पैसा रिसीव कर रहा है वो हमेशा डेबिट होगा, और जो भी आदमी पैसा दे रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर? जो भी आदमी पैसा रिसीव कर रहे हैं, यानी जिसके पास पैसा आ रहा है, डेबिट में आप लोग पढ़े थे ना, जो आ रहा है उसको डेबिट पढ़ते हैं। तो समझिए, जिसके पास पैसा आ रहा है उसको डेबिट करना है, और जिसके पास से पैसा जा रहा है, जिसके पास से पैसा गया है, उसको क्रेडिट करना है। क्लियर? एक बार मेरे साथ अपने मन में बोलिएगा, जिसके पास पैसा आ रहा है उसको डेबिट करना है। ठीक है, आया उसको डेबिट, गया उसका क्रेडिट। ठीक है, आया उसका डेबिट, गया उसका क्रेडिट। ठीक है, पर्सनल में याद रहिएगा, आया उसको डेबिट कीजिए। नेक्स्ट, जो गया उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट रियल अकाउंट्स की बात करते हैं। 1 घंटा हो गया भाई। रियल अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट, प्रॉपर्टी और बिजनेस, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। वैसा चीजें जो क्या कह सकते हैं, वस्तु से रिलेटेड जितना भी चीज है वो सब रियल में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट। गुडविल मतलब होता है कि बिजनेस का कैसा मार्केट में, क्या बोलते हैं उसका, तो नाम चल रहा, वो गाना नहीं है, यारा का नाम चल रहा है, वो क्या नाम है यार, हर गोलगप्पा वाला हमको पहचानता है, ये सब चीज जो भी है वो गुडविल। ठीक है, गुडविल जनरली होता है ना कि, मतलब गोलगप्पा वाला एग्जांपल लेते हैं, आपके इलाके में कोई एक तो गोलगप्पा वाला हुआ ना जिसका बहुत नाम चलता हो गया, जो फड़ाने वाले का बहुत फेमस है, तो मार्केट में वो भी एक तरह से उसका एसेट है कि उसका बढ़िया नाम है। ठीक है, दैट्स इट। आप लोग का तो नहीं होने वाला, बीसीए में नहीं कुछ कर पा रहे गोलगप्पा, तो वो कंपटीशन वाला बिजनेस है। ठीक है, गोल्डन रूल की बात करें, जो भी कम सीन जो आया है, जैसे मान लीजिए कैश आया तो कैश डेबिट होगा हमेशा, और कैश गया तो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसमें है, अगर राम अकाउंट वाली बात करें तो रिसीवर, अगर राम पैसा ले रहा है तो राम अकाउंट डेबिट होगा, और राम पैसा दे रहा है तो राम अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे ही इसमें रियल में कैश अगर एग्जांपल है तो आप समझिए, अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, कैश अगर जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। नॉमिनल की बात करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट जनरली आपके एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपका सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये सब आता है। तो जितना भी एक्सपेंस और लॉस है वो सबको आपको डेबिट करना है, और जितना भी इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट करना है। एक्सपेंस लॉस में क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे परचेजेस हो गया, रेंट हो गया, पे करना हो गया, ये सब आपका क्या है, सॉरी सैलरी पे करना हो गया, ये सब आपका क्या है, डेबिट करना है। अब क्रेडिट क्या करना है, जैसे सेल्स हुआ, कोई इंटरेस्ट आया, ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रेडिट करना है। तो इस तरह से नॉमिनल होता है। नॉमिनल मतलब जो ये एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड चीजें उसको नॉमिनल बोलता है। तो अकाउंट्स कितने टाइप का, 3 टाइप का। कोई पर्सन से रिलेटेड होगा तो उसको पर्सनल बोलेंगे। ठीक है, पर्सन या बिजनेस से रिलेटेड होगा तो उसको बोलेंगे पर्सनल। इसमें क्या है रूल, कि अगर पैसा आ रहा है उसके पास तो उसको डेबिट करना है, अगर उसके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। रियल वाले में क्या है, कोई वस्तु से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर वो वस्तु बिजनेस में आ रहा है, मान लीजिए वो कैश, अगर वो आ रहा है तो डेबिट करना है, अगर वो जा रहा है तो क्रेडिट करना है। नॉमिनल में क्या है, खर्चा या फिर इनकम से रिलेटेड जितना चीजें वो नॉमिनल में आता है। मान लीजिए सैलरी वगैरह है, मतलब पेमेंट वाला, देने वाला जितना भी, सैलरी पे कर दिया, परचेज कर लिया, ठीक है,
और क्या करता है, रेंट पे कर दिया, ये सब क्या है, डेबिट है, तो ये सबको डेबिट करना है। अगर सेल्स आ रहा है, सेल से पैसा आता है, तो सेल्स आ रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सब क्रेडिट करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चल भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कहानी पे, जिस 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 जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई आ। रोने लगो बच्चा। जिसका मुझे- थोड़ा सा अब बोर हो गया मैं। कोई ना, कितना ही क्वेश्चन बचा हुआ है? अरे 11 क्वेश्चन कर दिए भाई, आधा से ज्यादा कर दिए, 7 क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ नहीं फा, हाँ। थैंक यू भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 24 हो रहा है ना, 6 मिनट बाद 1:30 बजे शुरू करते हैं, ठीक है? एक्चुअली मेरे को दवाई खाना होता है भाई, मेरा स्थिति बहुत खराब है, पता चले पढ़ाते पढ़ाते कोई आदमी शहीद हो गया, मेरा ही न्यूज आएगा। चलो बाय। आते हैं 1:30 पे शुरू करते हैं, ठीक है? एक बात है, ठीक है, एक बात हम बता रहे हैं, आप लोग ना रिकॉर्डिंग का हमको याद दिला दीजिएगा, आप सब लोग याद दिलाइएगा, रिकॉर्डिंग शुरू करना है, हम पॉज कर रहे हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले जर्नल एंड लीजर के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात अगर सबसे आम भाषा में बता देना, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो जर्नल है ना, मतलब ऐसा समझिए, जर्नल एक एक होता है, ठीक है? जर्नल क्या होता है? जर्नल बहुत बेसिक एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। जर्नल मतलब एक ही बार होता है, एक बिजनेस का एक ही वो जर्नल होता है, जर्नल या जो भी कहें। जर्नल में रहता क्या है, तो आप ऐसा समझिए, सारा ट्रांजेक्शन ना एक ऑर्डर में लिखा जाता है। जो भी पहला ट्रांजेक्शन हुआ वो पहले लिखा जाता है, ठीक है? जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ पहले, फिर उसके बाद जो दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद, ठीक है? जो तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद, डजंट मैटर वो किससे, मतलब किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है या फिर किसी अदर चीज का ट्रांजेक्शन है, वो क्या होगा, एक साथ एक के बाद एक लिखा जाएगा। और ऐसा जितना भी होगा ना, वो बिजनेस का जर्नल ऐसे नीचे लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, और वो सारा ट्रांजेक्शन लिख दिया जाएगा। जर्नल समझ में आया सबको क्या है? अब देखिए, ये हर ट्रांजेक्शन कैसे लिखा जाएगा वो भी हम फॉर्मेट थोड़ा आगे जर्नल में बताएंगे, ठीक है? हर ट्रांजेक्शन कैसे लिखा जाएगा वो आगे बताएंगे, बट ऐसा समझिए, जर्नल में क्या होता है, एक एक करके बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स लिखा होता है। अब लीजर में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट अभी समझाएंगे, दोनों समझ में आ जाएगा पूरा स्टोरी। तो जर्नल क्या है, ऐसे ही मतलब मान लीजिए बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन, इसमें ना कुछ ट्रांजेक्शन्स को लाल कर दो, ये हरा वाला ट्रांजेक्शन है, फिर ये हरा वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो ऐसा ना अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ठीक है? ऐसा क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है। अब होता क्या है कि अलग अलग अकाउंट बनता है जब लीजर बनाते हैं ना। तो मान लीजिए अगर जर्नल है, तो लीजर जब बनता है, मान लीजिए लीजर की बात करें, तो लीजर में छोटा छोटा बहुत अकाउंट बनता है। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट बना, ठीक है? लीजर में क्या होता है, अब ऐसा ही एक और अकाउंट बनेगा। ये लीजर बन कैश अकाउंट बना ना, वैसा ही मान लीजिए एक और अकाउंट बनेगा जिसको आप लोग कह दीजिए, मान लीजिए परचेज अकाउंट, कि परचेज से रिलेटेड सारा चीज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? और जो आपका ये है परचेज अकाउंट हुआ ना, वैसे ही मान लीजिए क्या है, एक सेल्स अकाउंट है, ठीक है? ऐसे ही रोहन अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट है। तो ऐसा बहुत सारा अकाउंट, मतलब इस पर्टिकुलर जर्नल में जितना भी अकाउंट लिखा हुआ है, देखिए हर ट्रांजेक्शन में बस यही होता है, हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होता है, जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है और जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो दोनों चीज बस हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि जो भी अगर इस ट्रांजेक्शन में कोई ये अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, तो ये ट्रांजेक्शन एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा, बस यही होता है। जर्नल में जो ट्रांजेक्शन है ना, अगर वो कैश से रिलेटेड है तो वही ट्रांजेक्शन एक बार कैश में भी लिखा जाएगा, ठीक है? वही ट्रांजेक्शन एक बार कैश में भी लिखा जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन है, एक मिनट भाई, जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन है,
जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन है, अगर वो कैश से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर वो अगर वो उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, कैपिटल, ये परचेज से रिलेटेड है, तो एक बार परचेज में लिखा जाएगा। हाय एवरीवन, सॉरी भाई, आ गए। अरे जब बाबू कहीं नहीं जा रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? अभी बहुत समय है। ठीक है, तो हाँ, हम बात करते हैं जर्नल के बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा बात ध्यान रखिए, जो जर्नल वाला मामला है ना, ये बड़ा मस्त चीज है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना टॉप का? ठीक है, गुड। तो जो ये जर्नल वाला मामला है, ये बड़ा मस्त चीज है। होता क्या है, सुनते जाइएगा। जर्नल में क्या है, सारा ट्रांजेक्शन मतलब जिस जिस जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे लिखते चलेगा। ठीक है, रोहन से हुआ, मोहन से हुआ, सोहन से हुआ, अमित से हुआ, ठीक है, सबसे जो भी ट्रांजेक्शन हो वो सब लिखते चलेगा। बाद में क्या होगा, जितना रोहन से रिलेटेड हिसाब है वो रोहन अकाउंट में लिख दिए, अमित से रिलेटेड सारा हिसाब है वो अमित में लिख दिए, अलग अलग जो भी है अलग अलग लिख दिए। तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है ना, सारे अकाउंट का कॉम्बिनेशन जो है उसी को हम लोग लीजर बोलते हैं। समझ में आ गया? जर्नल में क्या होता है, सारा ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे लिखते गए। ये भी एक अच्छा चीज है कि एक ऑर्डर में अगर ट्रांजेक्शन देखना होगा कि किसके बाद कौन ट्रांजेक्शन हुआ, तो जर्नल यूज करेंगे कि हाँ, सारा ट्रांजेक्शन एक साथ दिख जाएगा। ये देखना है कि इस 7 तारीख को जो सामान बिका इसके बाद क्या हुआ, तो जर्नल में देखेंगे। बट ये देखना है कि 7 तारीख को जिसको ये सामान बिका है उससे और क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। तो अगर ये सोहन अकाउंट है तो एग्जैक्टली हम लोग सोहन अकाउंट में जाके वो चीज देख सकते हैं। रेज योर हैंड अगर आपको जर्नल लीजर समझ में आएगा। जर्नल में सारा ट्रांजेक्शन एक एक करके एक लाइन से लिखा रहता है, जबकि लीजर में क्या होता है, लीजर में आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को जिस अकाउंट, अगर वो उस अकाउंट से रिलेटेड है तो उसी अकाउंट में लिखा जाए। एग्जांपल अभी आगे दिखाएंगे। रेज योर हैंड अगर समझ में आया। सिर्फ 7 लोग हैं? 60 लोग हैं भाई क्लास में, हैंड रेज करो अगर समझ में आया। नहीं आया तो फिर भाई हम या तो हम मतलब कुछ सोचेंगे। मिस 30 होगा तो आगे चलेंगे। अब ये सब बकवास है, हमको लगता है रिकॉर्डिंग वालों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो जर्नल में सारा ट्रांजेक्शन ऐसे लिखा होता है। लीजर में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बांटता है। ठीक है, तो जर्नल के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ एंट्री इन विच ईच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द फर्स्ट टाइम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जिस ऑर्डर में वो ट्रांजेक्शन हुआ उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद इट्स डेप्थ एंड क्रेडिट एस्पेक्ट अलॉन्ग विद द ब्रीफ नरेशन। तो जो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों उसका लिखते हैं, और साथ में उसका नरेशन भी देते हैं। नरेशन मतलब होता है लैंग्वेज कि एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, फीचर्स फॉर जर्नल बात करें तो जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। दूसरा, कोई भी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट डिटेल बताता है हर ट्रांजेक्शन का। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे बेस प्रिपेयर करता है लीजर बनाने के लिए। तो ये फीचर है कि सबसे मेन, जो सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन कहीं लिखा जाता है तो वो आपके जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर लीजर की बात करें। लीजर क्या है? लीजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन विच जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इनटू इंडिविजुअल अकाउंट। लीजर में क्या है, तो जो भी जर्नल एंट्री है उनको अलग अलग लीजर में पोस्ट किया जाता है। अच्छा समझिए, जो ये जर्नल था ना, अगर जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं कि कैपिटल से कैश, मतलब कैश से कैपिटल आया और बिजनेस शुरू हुआ, तो ये यहाँ पे क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री, कि जर्नल में एंट्री कर रहे हैं। बट इसी एक ट्रांजेक्शन को अगर आप उठा के कॉपी करके यहाँ पे लाके लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, लीजर एंट्री नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा लीजर पोस्टिंग। थोड़ा सा वर्ड का ध्यान रखिएगा। जर्नल में जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं जर्नल एंट्री बोलते हैं, लीजर में जब डालते हैं लीजर पोस्टिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो ये जो क्या है ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाइड फॉर्म में रखता है, अकाउंट वाइज बैलेंस पता चल जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंफॉर्मेशन देता है कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इस सब के बारे में यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, अब जर्नल और लीजर में डिफरेंस मानते हैं। तो बेसिस क्या है, मीनिंग का बात करें तो जर्नल का मीनिंग क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री यहीं पे होता है। और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट मतलब सारे अकाउंट का अलग अलग यहाँ पे डिटेल होता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में होता गया, भले ही वो किस टाइप का है डजंट मैटर, उसका रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, क्लासिफाइड यानी अकाउंट वाइज, यानी कैश से रिलेटेड है तो सिर्फ कैश वाले अकाउंट में कैश वाला ही होगा, बाकी दूसरा नहीं आ सकता। पर्पस की बात करें, इसका पर्पस है सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना, मतलब हर कोई भी ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज से रिलेटेड सबको रिकॉर्ड करो। लीजर का पर्पस है समराइज करना ट्रांजेक्शन को, यानी जिस चीज से रिलेटेड है उसी चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इकट्ठा करना। यूज की बात करें तो इसका यूज है पहला एंट्री के तौर पे, कि ट्रांजेक्शंस की पहली बार एंट्री हो जाए, एक जगह पे सब आ तो जाए पहले। यहाँ पे फाइनल बैलेंसेस दिखाना है किसी एक चीज से रिलेटेड। मान लीजिए रोहन से रिलेटेड फाइनल बैलेंस कितना है, मतलब रोहन को हो सकता है बहुत बार पैसा दिए होंगे, बहुत बार लिए होंगे, बट फाइनल बैलेंस क्या है, क्या रोहन के यहाँ हम लोग माइनस में है, या फिर रोहन का पैसा हम लोग क्या है, या फिर हमारा पैसा रोहन के यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है। तो वो चीज आपको हेल्प करता है लीजर। प्रिपरेशन की बात करें तो ये लीजर से पहले बनता है, और ये जो मतलब जर्नल जो है लीजर से पहले बनता है, और लीजर जो है जर्नल के बाद बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। जर्नल का फॉर्मेट बात करें तो 5 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेट में आप डेट लिखते हैं कि कितने तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर मतलब किस किस बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, किन दो अकाउंट के बीच में। एलएफ मतलब होता है ना कि वो लीजर में कहाँ पे रखा हुआ है, लीजर फोलियो इसको बोलते हैं। ठीक है, लीजर फोलियो कि एग्जैक्ट लीजर में ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, और डेबिट में कितना पैसा डेबिट हुआ, और क्रेडिट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ। कितना कॉलम होता है जर्नल में, जब पूछेंगे चैट में लिखना भाई, जर्नल में कितना कॉलम होता है। 5। बढ़िया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एग्जाम्पल जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 जनवरी डेट लिखा और लिखा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट, कैश आया कहां से आया, तो कैपिटल से आया। अब देखिए यहाँ पे टू लगाना सब में इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग में टू लगाना और लास्ट में इसमें डी आर लगाना। कैश अकाउंट पहले लिखना है और डी आर मतलब कैश आया, डी आर कैश डेबिट हुआ इसलिए ऊपर लिखा है, और टू कैपिटल यानी कैपिटल से आया। और कितने का हुआ था, 50,000 का। 50,000 कैसा है, 50,000। ठीक है, अभी थोड़ा ऐसे लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे ऊपर ही 50,000 लिखेगा, यहाँ नीचे लिखेगा, थोड़ा मिस्टेक है। ये जो 50,000 है ना, ये इसके सामने लिखाएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसा गलती मत कीजिएगा। कैश डी आर के सामने यहाँ 50,000 लिखिएगा। ठीक है, तो ये भी 10,000 ऊपर यहाँ लिखा जाएगा, ये जो 8,000 है ये भी यहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए, और ये नीचे क्या लिखा है ना, नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं है, ये बस नरेशन है। नरेशन मतलब मैसेज कि एग्जैक्टली उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, वो चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब परचेज का देखिए, परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, यानी परचेज हुआ है, बदले में कैश क्या है, तो ऊपर 10,000 का परचेज यहाँ पे होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 10,000। ठीक है, ये सामने ठीक है, टू कैश के सामने ना ये वाला ठीक है, बट ये जो कॉलम है ना डेबिट वाला, ये थोड़ा ऊपर लिखाना चाहिए, इसमें भी। अब कैश अकाउंट, कैश आया है, बदले में सेल्स से कैश आया है, तो ये 8,000। ठीक है, मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 को एंट्री होगा ही होगा। पहला है बिजनेस शुरू करने का कैश से, दूसरा है कैश से गुड्स खरीदने का, तीसरा है कैश से गुड्स बेचने का। ठीक है, अब बात करते हैं सैंपल लीजर का कैसा होता है। तो लीजर में आपको हम बताए थे, अकाउंट नेम सबसे ऊपर लिखते हैं, और इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है, याद है। देखो, आधे में बोले थे डेबिट, आधे में बोले थे क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना ऊपर अकाउंट का नाम, आधा डेबिट, और इधर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। चूंकि देखिए इसमें क्या होता था ना, डेबिट अलग लिखते थे, क्रेडिट अलग लिखते थे। अब इसमें क्या है, इसको तो पता है कि लेफ्ट साइड वाला पूरा डेबिट है, राइट साइड वाला पूरा क्रेडिट है, तो अमाउंट के लिए अलग से कॉलम देना पड़ेगा। तो कितने तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, कहां से हुआ, और अमाउंट कितना है। अब क्रेडिट में भी डेट कितने को हुआ, कितना अमाउंट, मतलब किससे ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, कितने तारीख को हुआ, किससे हुआ, और कितने का हुआ। 3 चीज ही होता है इसमें। इसमें भी एक चीज जेएफ कभी कभी डाला जाता है, जर्नल फोलियो। कहीं कहीं जेएफ दिख सकता है, बट नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। जेएफ एलएफ जो है ना, उतना भी नेसेसरी चीज नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह डेटा मिलाने में काम आता है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे गलती हो गया कि कैश अकाउंट ना हमको बीच में लिखना था, यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं अकाउंट नेम है ना,
कुछ चीजें फॉर्मेटिंग में हमसे मिस्टेक हुआ, हम ध्यान नहीं दिया। कैश अकाउंट यहाँ लिखना था, ठीक है। तो देखिए डेट 1 जनवरी को बोला, कैपिटल अकाउंट से 50,000 आया और सेल से 8,000 आया, ठीक है। और कैश फिर एक परचेज हुआ 10,000 से। अच्छा ये जो लीजर बनाया हुआ है ये इसी अकाउंट का बनाया हुआ है, ये जो 3 गो है ना, इसी का एग्जाम्पल बनाया हुआ है लीजर, ठीक है। तो ये 2 कैपिटल से 50,000 इसलिए लिखा ना डेबिट, क्योंकि देखिए कैश जो है कहाँ से आया था पहली बार में, 1 जनवरी वाला कैपिटल से आया था, इसलिए कैपिटल लिख दिया 2 कैपिटल। फिर ये 5 जनवरी वाले में जो सेल से आया था, देखिए 5 जनवरी वाले में कैश आया था लेकिन सेल से आया था, तो 2 सेल्स लिख दिया। अब एक जगह पे क्या हुआ है कि आपका कैश जो है यहाँ पे क्रेडिट में आया था, कैश क्रेडिट में आया था, किससे आया था, परचेज से। तो इसीलिए यहाँ पे अभी देख रहे हैं जो ये क्रेडिट साइड लिखा है परचेज को, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर आप अकाउंटिंग नहीं पढ़े तो नहीं समझ आएगा, बट बस रट लीजिए कि इधर डेबिट वाला लिखना है, इधर क्रेडिट वाला लिखना है, इसमें ये कॉलम होता है, उसमें वो कॉलम होता है। एक बार ये पीडीएफ दोबारा देखिएगा, फिर उसके बाद अगर फिर भी पढ़ने का मन करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको एक इसका डिटेल रिकॉर्डिंग 1 डेढ़ घंटे का दे देंगे। क्रेडिट साइड में सीडी होगा, कहाँ लिख दिए हैं? अच्छा, हाँ ये तो गड़बड़ है भाई। ये जो सीडी है ना, बैलेंस सीडी, ये इधर होगा क्योंकि 10,000 इधर कम रहा है ना। तो ये जो बैलेंस सीडी है इसका यहाँ लिखना है, ये इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे 10,000 हो रहा है, तो इसको नीचे यहाँ पे 48 और जोड़ देंगे तो 58 पूर जाएगा, ठीक है। आदित्य सही है भाई, कंफ्यूज मत होना, वो गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। आ जाए बच्चा, कौन था ट्रायल बैलेंस चिल्ला रहा था? आओ। देखिए जिनको जर्नल लीजर समझना है आपको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो हम आपको भेज देंगे अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। वरना अभी के लिए तो सिर्फ थ्योरी रट लीजिए, एग्जाम में 80 में 75 सिर्फ थ्योरी पढ़ के ला सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? प्रिपेयरिंग सॉरी, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल लीजर अकाउंट। देखिए हर अकाउंट का ना एक बैलेंस आता है, जैसे मान लीजिए अभी ऊपर क्या हुआ था, इसका एक बैलेंस आया कि 48,000 रुपया कैरी डाउन हुआ। अभी जो 48,000 रुपया कैरी डाउन हुआ ना, यही आपका, अच्छा ये क्रेडिट साइड आएगा, तो ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस हुआ उसका। तो वही चीज हर अकाउंट का ना, जब आप समराइज करेंगे मतलब टोटल करेंगे, तो हर अकाउंट में कुछ पैसा कैरी डाउन जाएगा, मतलब जो बराबर करने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो वो हर अकाउंट का जो पॉजिटिव या निगेटिव या फिर समझे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस बचता है, उस सबको अगर इकट्ठा एक जगह लिख देंगे तो उसी को आप बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सीधा मतलब इधर उधर ना करते हुए एग्जैक्ट आपको बताते हैं कैसा होता है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल लिखो, जैसे देखिए अब कैश 48,000 ऊपर दिख रहा है ना, कैश 48,000, तो इधर लिख दिया कैपिटल 50,000 क्रेडिट बैलेंस है, परचेज में 10,000 का डेबिट बैलेंस है तो ये लिख दिया, सेल्स में 8,000 का, तो ये अलग अलग जिस भी अकाउंट का टोटल टोटल किया ना लीजर के बाद, तो जितना जितना टोटल निकला वो सब लिख दिया, ठीक है। तो सारा डेबिट वाला जोड़ लिया, क्रेडिट वाला जोड़ लिया, दोनों बराबर आ गया, तो समझिए कि ट्रायल बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस में 3 ही कॉलम होता है, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आना तो एग्जैक्ट कम से कम कैश कैपिटल परचेज तीनों लिख दीजिएगा, इधर 48 लिख दीजिएगा या फिर 1,000 लिख दीजिएगा, इधर 2,000 लिख दीजिए, इधर कुछ कुछ लिख दीजिए तीनों, ठीक है। बट 48 50 10 यही 3 लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ये 4 कम से कम लिख दीजिएगा, ये 4 जो है ना ऊपर वाले से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसी जर्नल का आप कह सकते हैं, यहाँ पे लीजर है, ठीक है, और उसी लीजर का आप कह सकते हैं ये वाला। तो अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस बस समरी होता है सारे अकाउंट्स का, जो क्लोजिंग बैलेंस अकाउंटिंग कुछ। अरे देगा भी तो या तो आपको आज तक आता है तो ठीक है, नहीं तो आज सीखना मुश्किल है तो उसको स्किप कर दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, बेस्ट चीज। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड पर्टिकुलर डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लीजर अकाउंट। तो ऑल लीजर अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट का सारा बैलेंस इक्वल करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये जनरली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हेल्प होता है, और जो सारा डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है, अगर दोनों इक्वल होता है, इफ टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट, मतलब टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होता है, तो बुक्स आर सेड टू बी अर्थमेटिकली करेक्ट। मतलब अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों का जोड़ जो है बराबर आ गया, तो आप समझिए कि इसके पीछे का जितना जर्नल लीजर और ट्रायल बैलेंस बनाया है सब आपका मैथमेटिकली करेक्ट है।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी अर्थमेटिकल कोई जोड़ घटाव में पैसा के हिसाब में गलत तो नहीं हुआ है ये पता करने के लिए। अगर आपका कहीं भी गड़बड़ हुआ होगा ना, कहीं भी जर्नल लीजर कहीं भी एक जगह भी छूटा होगा ना, तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर आ रहा है तो समझिए ये सब सही है। यहाँ पे क्या करता है, इंश्योर करता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल है, ठीक है। एरर पता करने में हेल्प करता है, इससे एग्जैक्टली पता चलता है कहाँ एरर है, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, और जो लीजर बैलेंसेज है उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है या फिर समराइज करता है। लिमिटेशन की बात करें, ट्रायल बैलेंस का क्या क्या लिमिटेशन है, सारे टाइप के एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट रिवील्ड, मतलब जो भी एरर है वो किस चीज में एग्जैक्टली वो नहीं पता चलता है, बस हाँ ये पता चलता है कि एरर है, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर आर नॉट ये कौन सा एरर है भाई, ये कोई एरर है जो डिस्क्लोज नहीं होता है, पता नहीं क्या है इसके मुद्दा नहीं। एरर्स ऑफ एमिशन में रिमेन अनडिस्कवर्ड, अब मतलब कोई अदर टाइप का जो एरर होगा वो अनडिस्कवर्ड रह सकता है। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट डज नॉट गारंटी कंप्लीट एक्यूरेसी, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें अगर डेबिट क्रेडिट आ जाता भी है तो इससे कंप्लीट जो एक्यूरेसी है वो इंश्योर नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक ट्रायल बैलेंस एग्जांपल है, छाप दीजिए एग्जाम में। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जनरली क्या होता है, अच्छा फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, वही दो टाइप के हैं, जैसे ट्रेडिंग एंड अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो पहले बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, ठीक है, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या पता चलता है, इसमें आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का मतलब क्या होता है ना, कि ओवरऑल अंदाजन अंदाजन इतना का प्रॉफिट या लॉस हुआ, पक्का नहीं है कि उतना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, वो अभी आपको बाद में पता चलेगा, ये जो नीचे वाला है ना इसमें पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, ठीक है। एक मिनट भाई, देखिए इसमें क्या पता चलेगा आपको, कभी पता चलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलता है इसमें, ठीक है। बट इसमें क्या पता चलेगा आपको, नेट प्रॉफिट, मतलब आपका एक बिजनेस सच में कुछ प्रॉफिट किया है नहीं किया है, और या फिर सच में एक्चुअल में कुछ लॉस किया है या क्या किया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना आपको अंदाजा पता चलता है कि इतना का प्रॉफिट या इतना का लॉस लगता है हुआ है, बट वो पक्का नहीं है। अभी ग्रॉस और इसमें क्या दिक्कत है, अभी आपको जब डेफिनेशन समझाएंगे एग्जाम्पल तो समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बनता है, दोनों से प्रॉफिट लॉस ही पता चलता है, ठीक है, दोनों से यही पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है। बट शांत रहो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्ट कितने का प्रॉफिट लगता है हुआ हो सकता है या लॉस हुआ हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चलता है, सॉरी एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बार बोल रहे ये अप्रॉक्स पता बताता है, ठीक है, और ये पक्का बताता है, ठीक है। कच्चा पक्का याद रखो भाई, कच्चा प्रॉफिट या लॉस से लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में पता चलेगा, पक्का प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलेगा। क्लियर, समझे, मतलब ग्रॉस यानी एवरेज एवरेज पता चलता है, ठीक है, उसमें पक्का पता चल जाता है। तो आगे चलते हैं, ए ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको पता चल जाता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्टली जितना खर्च हुआ है, जैसे गुड्स खरीदने में जो खर्च हो गया, साधारण सी बात है, जितना का गुड्स खरीदे हैं और वो ले लेंगे, और बदले में जितना सेल्स वगैरह हुआ वो ले लेंगे, उसके बेसिस पे ये बेसिक बेसिक निकाल लेता है कितना का प्रॉफिट है लॉस हुआ, ठीक है। तो पर्पस क्या है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाता है कि कितने का सामान बिका है, ठीक है। ट्रेडिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस पता चल जाता है कि कितना बिजनेस ट्रेड कर रहा है, भले ही फाइनल लॉस या प्रॉफिट तो बाद में पता चलेगा, बट बिजनेस कितना ज्यादा ऐसे नॉर्मली सेल या क्या कह सकते हैं, मतलब सेल में प्रॉफिट या लॉस कर रहा है वो पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए क्या क्या जनरली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के पिछले महीने से कितना स्टॉक आया, परचेज इस महीने कितने का हुआ, वेजेस यानी तनख्वाह कितने का दिया गया,
कैरियज इनवर्ड मतलब लाने सामान वामान लाने में कितना खर्च हुआ, डायरेक्टली एक्सपेंस और कितना जैसे मार्केटिंग वगैरह में इस सब में कितना एक्सपीरियंस हुआ। तो ये जितना भी खर्च हुआ है इस सबको अगर इकट्ठा मतलब इस सबको टोटल करें तो अगर उसका टोटल जो है ना ज्यादा हो रहा है तो आपको नीचे प्रॉफिट सीडी करना पड़ेगा। और पैसा कहाँ कहाँ से आएगा तो आप समझिए सेल से आ सकता है या क्लोजिंग स्टॉक से आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि आपके बिजनेस को क्या क्या आया बदले में। ये सब तो हुआ गया, ठीक है, स्टॉक गया, परचेजेस हुआ, ठीक है, ये सब इतना चीज बिजनेस को मिला, ठीक है। बदले में बिजनेस क्या रिटर्न किया, तो बिजनेस इतने का सेल्स रिटर्न किया और बदले में बिजनेस इतने का स्टॉक भी वापस बचा लिया, ठीक है। ऐसा समझिए बिजनेस को दिया क्या क्या गया, तो बिजनेस को स्टॉक दिया गया, सामान खरीद के परचेजेस दिया गया, बिजनेस को वेजेस पे करके दिया गया, उसको आने जाने का भाड़ा वगैरह लगाया गया, ठीक है, एक्सपेंस डायरेक्टली और किया गया, ठीक है। बदले में बिजनेस का वापस किया तो सेल्स किया और बचा हुआ स्टॉक दिया। तो ये टोटल, ठीक है, ऐसा समझिए एक तरह का कॉस्टिंग है आपका, सॉरी मतलब जो इनकम है, राइट साइड में एक तरह का इनकम लिखा हुआ है, तो कितने का हुआ, और बदले में इधर जो खर्चा है वो सब। तो ये जो खर्चा वो टोटल कर रहे थे और ये टोटल कर रहे थे, दोनों में ये बीच में एक चीज घुसा दिया है। ये जनरली इसलिए होता है ना कि अगर आपका जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट सीडी होगा, है। ये भी गड़बड़ किए हुए है कि अच्छा हाँ, खर्चा कम हो रहा है तो आपका ऐसा समझिए कि उसको बराबर करने के लिए आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी जो ये बीच में ही डालते हैं ना, ये आपका अकाउंटिंग अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा सीडी और बीडी का क्या है। कैरी डाउन करते हैं, अगर मान लीजिए इसका टोटल ना, एग्जाम्पल इसमें दिए हुए क्या, तेरे एग्जाम्पल नहीं देगा। हाँ, अगर आपको ये वाला पढ़ना है ना तो एक चीज हम आपको दिखाते हैं, जो पुराने वाले पेड वाले नोट्स में हम लोग दिए हुए थे, फाइनल स्टेटमेंट्स करके एक पीडीएफ है, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये अपना पुराना नोट्स है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, जैसे ये देखिए ट्रायल बैलेंस का लीजर का सबका बैलेंस दिया हुआ है और आपको ये वो बना के बताया हुआ है, ऐसे ही उसमें भी होगा। ये इसका फॉर्मेट है और ये आपका उसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना कितना है। मान लीजिए 10,000 का स्टॉक था, फिर सामान खरीदे 50,000 का। सुमित को याद होगा, अगर सुमित है तो सुमित को याद होगा, एक दिन हम उसको बताए थे, ये सब चीज समझाए थे कि हाँ मान लीजिए ऐसा समझिए ना, 10,000 का स्टॉक यानी पिछले महीने का गोलगप्पा बचा हुआ है, 50,000 का आप और सामान खरीद लिए, मतलब गोलगप्पा या गोलगप्पा का सामान बचा हुआ है 10,000 का पिछले महीने का, 50,000 का और खरीदे, 5,000 का भाड़ा पे कर, मतलब 5,000 का वेजेस पे कर दिया, मतलब जो लड़का आपका गोलगप्पा बेचने वाला वो सब ले दिया। तो एक तरह से ये सब क्या है, पैसा जा रहा है। बदले में आपको पता चला 80,000 का गोलगप्पा बिका है और 15,000 का स्टॉक भी बचा हुआ है। तो ये जो 30,000 है ना, पहले आप इन तीनों को जोड़िए, 10, 50 और 5 कितना हो गया, 65,000 हुआ। तो यहाँ आपका टोटल 65 ही आता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 प्लस 15 95 आ गया। अभी 65 ही ना रहे, 65 ही ना रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 65 को 95 बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ देते हैं कि हाँ 30,000 का प्रॉफिट हुआ, अब हो गया ना 95। मतलब कुल मिला के इसको नीचे से देखने के लिए बराबर देखना है। अब बराबर देखने के लिए अगर इधर जोड़ना पड़ रहा है, देखिए अगर इस साइड जोड़ना पड़ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में तो ऐसा समझिए प्रॉफिट कैरी डाउन होगा नीचे। बट अगर इस साइड जोड़ना पड़ रहा है, इस साइड अगर एडिशन करने का जरूरत पड़ रहा है तो नीचे लॉस कैरी डाउन होगा। बहुत सिंपल है, पहले साइड अगर जोड़ना पड़ रहा है, जैसे ये तीनों को जोड़े ना तो 65 है पूरा, यहाँ 95 नहीं पूरा इधर के बराबर, तो कितना जोड़ा पड़ा, 30 यहाँ पे जोड़ना पड़ा ना। तो अगर इधर ही जोड़ रहा है, 30,000 जोड़ना पड़ रहा है तो इट मीन प्रॉफिट हुआ। अगर इधर का भी जोड़ने का जरूरत पड़ेगा तो वो लॉस होगा। अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप बताइए। बहुत सिंपल है, अगर इधर जोड़ने का जरूरत पड़ा है तो हमेशा आप लिखेंगे कि प्रॉफिट नीचे गया, और अगर इधर जोड़ने का जरूरत पड़ रहा है इस साइड मतलब क्रेडिट ये लॉस नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी वाले से बताया था, नोट्स में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। और ये भी पीडीएफ मत बोलना कि नहीं मिला, वो इसमें पर्पस वगैरह लिखा हुआ है कि इसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है आप जोड़ लेते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जैसे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब इस साइड होता है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है और इनडायरेक्ट इनकम कितना हुआ, मतलब मेन प्रॉफिट, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में जो प्रॉफिट आ गया वो सब एक तरफ। अब इधर क्या हुआ, इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा क्या क्या होता है, जैसे कि आप किसी को बिजनेस का रेंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, ये उस समय खरीद बिक्री के समय पता नहीं चलता है, बट एक आध महीना बाद पता चलता है कितना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है। डेप्रिसिएशन मतलब कोई सामान डेप्रिशिएट कर गया, वो सब चीज लेंगे ना, तब बदले में आप अगर फिर भी इधर जोड़ने का जरूरत पड़ रहा है, मतलब इधर जोड़ने का जरूरत पड़ रहा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर इधर जोड़ने का जरूरत पड़ रहा है तो नेट लॉस आएगा, ठीक है। जैसे वो निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वैसे ही इसका भी निकलेगा, समझे।
बस इतना ही है। अब मीनिंग डेफिनेशन वगैरह देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ट्रस्ट में इस पे टाइम वेस्ट कीजिएगा, बहुत बेकार फंस जाइएगा। उससे अच्छा आप ध्यान रखिए कि डेफिनेशन सब जो है वो रट लीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये जो होता है ना, अभी जो पिक्चर बना रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस लिखता है, और यहाँ पे जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो सब पहले ही नोट कर लिया जाता है, या फिर जो भी डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम तो कभी नहीं है, मतलब डायरेक्ट इनकम क्या है, वही सेल्स है। हाँ, तो जो भी डायरेक्टली बिजनेस में सीधा सीधा दिख रहा है ना कि वो मोटा मोटा से इनकम या बिजनेस मतलब इनकम हुआ है या फिर एक्सपेंस हुआ है, वो सब इसी में लिस्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, गुड। और इसमें क्या है, इसमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब जो बाद में पता चला जोड़ने से, तब ना एग्जैक्ट जो कहते हैं ना उसको नॉर्मल, जैसे आप एक दुकान है तो दुकान में आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालिएगा कि 50,000 का सामान लाए, 60,000 का सामान बिका, तो आपको पता चल रहा है कि 10,000 ओवर प्रॉफिट है, मतलब अप्रोक्स प्रॉफिट है। बट वो नेट प्रॉफिट है क्या? नहीं। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आप पूरा महीना का सब इकट्ठा कीजिएगा, और पूरा महीना का एक साथ आप मान लीजिए करते हैं कि हाँ रेंट वेंट भी काट दिए, बाकी इनडायरेक्ट जो भी खर्चा हुआ था जो उस समय नहीं पता चला था वो सबको भी घटा जोड़ लिए, तब जो पता चला उसको बोलते हैं आप नेट प्रॉफिट। कम से कम ये पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। आप सीधा सीधा जब देखते हैं कि 50,000 का सामान लाए, 60,000 में बिका, तो जो 10,000 हुआ वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी लग रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आप उसी में से माइनस करेंगे, मान लीजिए कि इनडायरेक्ट खर्चा वर्चा जो भी हुआ वो सब घटाइएगा, कुछ इनडायरेक्ट इनकम आया है, जो ऊपर का इनकम आया है वो सब जोड़ लीजिएगा, तब जाके ना पता चलेगा आपको नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इधर इनडायरेक्ट, अच्छा ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हुआ, ठीक है, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको प्लस कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उस सबको माइनस कर देते हैं, जितना भी डायरेक्ट इनकम है उस सबको प्लस कर देते हैं। तो बस ऐसे ही काम करते हैं। इधर सारा डायरेक्ट वाला जो भी चीज है वो सब देख लेते हैं, इधर इनडायरेक्ट वाला सारा चीज कंसिडर कर लेता है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, आ जाओ बेटा। मीनिंग सबसे पहले क्या है, ये जनरली ग्रॉस प्रॉफिट लॉस पता करता है, ये नेट प्रॉफिट लॉस पता करता है। पर्पस, ये जनरली आपका गुड्स खरीद और बिक्री में जो आया गया, मतलब गुड्स खरीद बिक्री से सिर्फ प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो बता देता है। ये क्या करता है, ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है कि भले ही सामान खरीद के बेच रहे हैं आप, पता चल रहा है कि रेंटे उससे ज्यादा लग रहा है, तो बिजनेस तो फायदा में नहीं ना है। मान लीजिए ट्रेडिंग मतलब आप खरीद बिक्री में तो आप फायदा कमा रहे हैं कि 50,000 का सामान लाए, 60,000 का बेचे, 10,000 कमा लिया, बट आपको ये पता ही नहीं कि आपका रेंट ही 20,000 है, तब तो एक तरह से बिजनेस के तौर पे तो आप लॉस कर रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअल बताता है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिस्ट किया जाता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट भी एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। इनकम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक को माना जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट है, ठीक है। इधर क्या है, इनडायरेक्ट इनकम्स को भी ऐड कर लिया जाता है। प्रॉफिट की बात करें तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, ये आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। इसका पोजीशन की बात करें तो ये पहले बनता है, और इसका क्या है कि ये बाद में बनता है। बैलेंस ट्रांसफर की बात करें तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर ग्रॉस लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो कैपिटल अकाउंट में आगे भेज दिया जाएगा। मतलब जो भी नेट प्रॉफिट पता चल गया कि इतना प्रॉफिट हो गया, नेट नेट इतना इतना प्रॉफिट हुआ, तो एक तरह का बिजनेस का कैपिटल बन जाता है। एग्जाम्पल आइटम की बात करें तो इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस आता है, इसमें सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन जो इनडायरेक्टली दिखता नहीं है वो सब इसमें आता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा बहुत ही समझ आना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी हुआ है ऊपर से जो हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट है कि हाँ खरीद बिक्री में जो घाटा या नुकसान हुआ वो, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जैक्ट चिट्ठा खुल जाता है कि ऊपर नीचे का जब पूरा जोड़ जाड़ के जो एग्जैक्ट हुआ वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। कैसे निकालते हैं, ये टेबल कैसे बनता है, इसको समझ में बहुत टाइम लगेगा, दोस्त रट लेना। यहाँ सैलरी, रेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस लिख लेना, दोनों डेप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट मत लिखना, इधर नेट प्रॉफिट लिख के लेके बस बना देना, हो गया। इस टेबल को एक बार उतार लीजिएगा इसमें से। बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस को मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग क्या है चलो खत्म कर ही देते हैं। ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे थे इसके बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है, ये जनरली आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी बिजनेस के बारे में, राइट। मतलब
कि जो भी बिजनेस के पास है, और जो बिजनेस, ऐसा समझिए, 2 वर्ड से याद रखिएगा बैलेंस शीट के बारे में, ओ और ओन। कहाँ गया भाई? लो। ओ और ओन, मतलब ओ करने का मतलब होता है कि जो आपके ऊपर कर्जा है। 1 मिनट रुको यार। बैलेंस शीट जब आप देखेंगे ना, कहाँ गया है? ना 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 ना। ये रहा। देखिए बैलेंस शीट में आपको 2 चीज दिखेगा, पहला तो सारा लाइबिलिटी दिखेगा, दूसरा एसेट दिखेगा। तो बैलेंस शीट में ना बिजनेस क्या क्या ओ करता है, ओ मतलब जो उसको बिजनेस को चुकाना है या फिर देना है कल को, और दूसरी तरफ होता है जो बिजनेस ओन करता है। ये ओ और ओन मतलब डेफिनेशन में नहीं आता है, बट ओ का वर्ड का मतलब याद रखिए कि जो बिजनेस को कल को देना है किसी को, तो इसमें जनरली लाइबिलिटी आता है। ये एग्जैक्ट लिख सकता है एग्जाम में, वाटर लाइबिलिटी, ठीक है। और इधर क्या है? एसेट्स। मतलब बिजनेस के ऊपर हो सकता है बहुत सारा उधारी होगा, जैसे कैपिटल हो गया, वो भी एक तरह का लाइबिलिटी है। नेट प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर का जो पैसा है, बिल्स पेएबल है, मतलब जो पेएबल मतलब अभी देना है, दिया नहीं गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस एक तरह से आप कर दिए हैं बट बदले में पेमेंट नहीं किया है उसका, वो सब चीज। तो लाइबिलिटी मतलब होता है ना कि बिजनेस को क्या क्या अभी चुकाना है, और एसेट मतलब बिजनेस के पास अभी है क्या क्या दिन, मतलब बिजनेस का होता है ना कुछ रहेगा, तो जैसे कैश रह सकता है, स्टॉक रह सकता है। डेप्टर, डेप्टर मतलब किसी को बिजनेस उधार दे रखा है, तो वो तो क्या है, उतना का पैसा है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो वो सब क्या एक तरह का एसेट है। ओन का मतलब क्या है, बिजनेस के हक में जो जो चीज बिजनेस के पास आप कह सकते हैं है। और ओ मतलब जो जो बिजनेस को आज न कल देना ही है, चाहे वो कमा के दे या फिर अपना ये इधर वाला जो भी है सब बेच बाच के दे, बट कैसे भी देना है। बात समझ में आया? पहले तरफ जैसे आप अपना मानकर है ना, आप अगर अपना बैलेंस शीट बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, आप एक तरफ पहले तो अपना सारा उधार लिख दीजिएगा कि फलाना का 50 रुपया ले रखे हैं, पापा से इतना ले रखे हैं, मम्मी से इतना ले रखे हैं, दोस्त से इतना ले रखे हैं। एक तरफ सब लिख दीजिए, और दूसरी तरफ ये लिख दीजिए कि आपके पास एक तो गाड़ी है, आपके पास एक तो घड़ी है, आपके पास एक तो मोबाइल है। सब चीज आप लिख दिए, वही आपका बैलेंस शीट है। बिजनेस के केस में भी वैसे ही होता है। समझ में आया? बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ लाइबिलिटी, पहले तरफ सारा लाइबिलिटी, जैसे आप अपना सारा उधार लिख दिए कि इससे इतना पैसा ले रखे हैं, इसका इतना लेके रखे हुए हैं, पापा का इतना ले रखे हैं, ये एक तो मोबाइल का ईएमआई ले रखे हैं, वो लोनों ले लिए हैं, ठीक है। एक तो कोई दुनिया कौन ऐप होता है, नावी होता है, एक तो नावी का कवि लिए हुए हैं, 25-30 हजार लेके बैठे हुए हैं, तो वो सारा क्या है, आपका लाइबिलिटी है। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे पहले आएगा, ठीक है। मतलब पहले देखिए, पहले उधार, ये लोग कोई समझदार होता है, पहले उधार सब लिख लेता है, और इधर एसेट कि आपके पास है क्या क्या। आपको पता है कि जेबी में 50 रुपया है, ठीक है, समझे, किसी को 2-3 रुपया का उधार दे रखे हैं, एक तो टूटी साइकिल है। तो ये सब जो भी है ये आपका क्या है, एसेट है एक तरह से। तो एसेट एंड लाइबिलिटी समझ में आ गया होगा। बिजनेस के केस में भी वैसे ही होता है। यहाँ पे जनरली सबसे मेन होता है कैपिटल। कैपिटल आपका होता है नेट प्रॉफिट जो आया, वो भी एक तरह का लाइबिलिटी है। क्रेडिटर है, फीस पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इधर बदले में दूसरी तरफ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट बताएं, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी बता देता है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है ना कि बिजनेस में कितना कैश है, बिजनेस में एग्जैक्ट कितना कैश ऐसा है जो एकदम तुरंत बिजनेस खर्च करके कुछ भी कर दे सकता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए या अपॉर्चुनिटी आए, बिजनेस को कैश कब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, या तो तब जब कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए बड़ा, मान लीजिए मार्केट में अचानक से बहुत डिमांड आ गया, तो बिजनेस के पास बहुत ज्यादा कैश होगा तो तुरंत तुरंत फटाफट फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप करेगा नया नया, और जल्दी जल्दी सामान बेच देगा। या फिर बिजनेस में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया कि माल बिक ही नहीं रहा है, तो उस समय बिजनेस के पास बहुत सारा कैश होगा, तब ना एम्प्लॉइज को सैलरी देके किसी तरह सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बिजनेस का लिक्विडिटी, बिजनेस में लिक्विडिटी पता चलता है कितना पैसा। और सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है ना कि क्या बिजनेस कंगाल तो नहीं हो जाएगा। सॉल्वेंसी मतलब होता है कंगाल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। इन्वेस्टर और क्रेडिटर के लिए बहुत यूजफुल होता है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और पूरा तरह का बिजनेस का समरी बताया। जैसे अभी अगर आप किसी का बैलेंस शीट जान जाइए तो आपको नहीं लगता कि आप उसका पूरा फाइनेंशियल स्थिति जान जाएंगे। तो बैलेंस शीट मतलब ऐसे समझिए किसी का औकात जान जाना है, कितना उसके पास कर्जा है और कितना उसके पास माल है। बात समझ में आया? इससे इजी कुछ समझ नहीं सकते हैं। बैलेंस शीट से बस किसी का औकात पता चल जाता है, किसी बिजनेस का कितना बिजनेस पे कर्जा है और कितना बिजनेस के पास इधर उधर माल बचा हुआ है, ठीक है। पूरा घर बार सब मिला के कितना है उसके पास। तो कभी मौका मिले तो आप अपना बैलेंस शीट बनाइएगा। एग्जाम्पल के लिए अपना बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जितना अपने पे नाभि काभी का कर्जा है वो सब लिख लीजिएगा, दूसरा तरफ अपना जो भी आपके पास है छोटा मोटा वो सब लिख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका अपना औकात का है। वाह। सॉरी भाई, हर्ट मत होना, मजाक में बोले हैं। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, ये जनरली आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स जितना है वो बताता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से जो आता है वही लोग ये बनाते हैं, सब लोग नहीं बनाते। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें ये वेजेस, फ्यूल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब पता चलता है, ठीक है।
रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये सब कंसिडर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनाया जाता है। देखिए ये जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जरूरत सिर्फ उन बिजनेसेस को पड़ता है जिसमें एग्जैक्ट फैक्ट्री लगा हुआ है, जहां पे गुड्स आ रहा है और गुड्स से प्रोड्यूस होकर कुछ प्रोडक्शन बन रहा है, तो उसमें क्या है ना, उसके बीच में भी थोड़ा सा मार्जिन बचाना पड़ता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यही है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग मतलब होता है कि एग्जैक्ट सामान बेचने, जो ट्रेडिंग आप पढ़े हैं कि हाँ प्रॉफिट लॉस पता चलता है, ये सब फलाने का ना। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एग्जैक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है। इसका पर्पस क्या है कि कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म ही केवल बनाते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ये सब आ जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करें तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस ये सब आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? वही जितना का सामान बचाना, वही एक तरह का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है और इसमें रॉ मटेरियल, WIP मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड गुड्स ये सब एक तरफ कंसिडर किया जाता है। बेसिकली ऐसा समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले भी कभी कभी एक जरूरत पड़ता है उन बिजनेसेस के लिए जिनके पास कोई फैक्ट्री वगैरह का सिस्टम है, यानी वो गुड्स डायरेक्टली खरीद के नहीं लाते हैं। जैसे नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, 90% बिजनेस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट परचेजेस होता है। ठीक है, इतने का सामान लाया, बदले में बेच रहा है। बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन बिजनेस के लिए जो मान लीजिए जैसे गोलगप्पा वाला क्या है, उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ वो लाता है, डायरेक्टली गुड्स लाके तो नहीं ना बेचता है। जैसे फटाका वाला होता है, फटाका और रंग अबीर जो बेचता है ना, उसको पता है कि जितना का वो लाया है वो डायरेक्ट बेचेगा, उसमें उसका कोई गुड्स नहीं, उससे कोई प्रोसेस नहीं करना है। जबकि गोलगप्पे वाले को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आलू वालू है। ठीक है, वो सब अलग अलग उसका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन का वो है, क्या बोलते, रॉ मटेरियल कह सकते हैं ना, कि कच्चा माल, कि उसको फिर उबाल के उसको प्रोसेस करके जला उला के बनाएगा। ठीक है, जला के, सॉरी आग वाग लगा के बनाएगा, आग नहीं, पता नहीं भाई, जो भी करेगा तलना वलना करेगा। ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर का रोल बहुत तरह से होता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ट्रांजेक्शन का इजी, डाटा स्टोर परमानेंट मिल जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन रिपोर्ट, जैसे आप जर्नल, ये इसमें क्या होता है बताते हैं, बड़ा मस्त। कंप्यूटर अकाउंटिंग में सबसे बड़ा फायदा होता है कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करना होता है, मतलब मैनुअली सारा ट्रांजेक्शन एंट्री कीजिए, उसके बेसिस पे लीजर अपने आप बन जाता है, ट्रायल बैलेंस अपने आप प्रिपेयर हो जाता है सॉफ्टवेयर से, क्योंकि वहां से ऑटोमेशन काम शुरू हो जाता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस में हेल्प मिलता है, डेटा इन्फॉर्मेशन इजीली रिट्राइव हो सकता है, कॉस्ट सेविंग है, कंट्रोल ज्यादा है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा ज्यादा है, इंटीग्रेशन ज्यादा है, मतलब अलग अलग पेरोल वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, सैलरी वगैरह एक साथ इसी में रख सकते हैं, टैक्सेशन वगैरह का सिस्टम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सारा चीज बेसिकली बता रहा है कंप्यूटर अकाउंटिंग का रोल क्या है, बेनिफिट क्या है। तो ये सब चीज है। फिर लास्ट में नोट्स की बात आता है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसा है। तो मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऊपर देखे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बता चुके हैं। वो जो अकाउंट है ना, उसका तीनों रूल बताए थे पर्सनल का, कि डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में बताए थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में बताए थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चीज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूज करते हुए जो जर्नल एंट्री और ये लीजर वगैरह ये सब चीज करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एंड ये रहा आपका 19 क्वेश्चन। 19 को कैसे हो गया, सॉरी 18 बने, हाँ 18 को। एंड इसके बाद जो है वो आपका DBMS है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में अगर आप रहें तो DBMS डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली C++ और फिर फाइनली लास्ट में कहीं मैथ होगा, मैथ बात है। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका 50-60 लोग हैं, तो भाई बहुत बड़ा, शुरू में नहीं बताया। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप ये यूज कर सकते हैं, राइट। एंड अगर पढ़ लिए तो बढ़िया। ठीक है, एंड आप में से कुछ विद्यार्थी अगर इस, देखिए एक चीज हम बना, मतलब ये सब तो हो गया लीगल तरीका, ठीक है, बढ़िया तरीका। बट इसके बाद एक और चीज आता है, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ ये PDF चाहिए तो आप सीधा 199 पे करके और ये पूरा ले सकते हैं। इसमें फायदा क्या है कि दोस्त 3 ठो पन्ना है, 1 2 और 3। बाकी समझदार को सारा काफी है, 198 रुपया लगेगा, पास हो जाओगे दोस्त। ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ लियो, याद होता है तो ठीक है, नहीं अगर तुम ज्यादा चालाक हो तो तुम्हारे लिए काफी है। सो थैंक यू सो मच। एंड पेमेंट कहाँ करना है तो पता है, मेरा नंबर सबके पास होगा। किधर गया, मेरा नंबर नहीं है क्या तुम लोगों के पास? ठीक है, 199 पे कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का जो भी ऐसे क्लासेस है, पहला वाला सब्जेक्ट है इसलिए फ्री में क्लास दिए, इसके बाद का क्लास पेड रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो पैसा देके ले लीजिएगा, 199 फी लगेगा। ठीक है, ऑल नोट्स मिल जाएगा, वो छोटू नोट्स जो आप ढूंढ रहे हैं, छोटू नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड साथ में जो लेक्चर्स है
जो भी हम लोग लेक्चर्स है वो भी करेंगे। एंड अभी पे करने का फायदा क्या होगा कि अभी शाम में भी हम लोग एक बार 7 PM पे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे सारा चीज, ठीक है। उस टाइम आप डाउट्स वगैरह भी पूछ पाएंगे। तो जरूरी है कि आप छोटू नोट्स के चक्कर में ना रहें एंड बस पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप पेड वाले बैच में इनरोल्ड होंगे 199 पे करके रखेंगे तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। जो भी है समझ ना भाई किधर गया। ऑल नोट्स चाहिए, मतलब ऑल नोट मतलब ये जो है अभी हम देख जिसे पढ़ा रहे थे ये चाहिए, छोटू नोट्स चाहिए, लेक्चर सारा लाइव देखना है, ठीक है। लाइव लेक्चर चाहिए आपको, अगर चाहिए कि रिकॉर्डेड वाला मिल जाए तो सबका सॉल्यूशन एक ही है, फैजल, ठीक है। 199 नंबर की बात करें तो 980 190 7094 इस नंबर पे यूपीआई कर लीजिएगा एंड इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 980 190 7094। फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इफ यू वांट पीडीएफ कांटेक्ट मी एंड व्हाट्सएप। चीटिंग करता है, उठाओ इसको भाई, इसको बंद करो, इसका चैट बंद करना जरूरी है वरना ये लोग आपसे भी लोग खेल कर देगा, कंपनी को लॉस करवा देगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। बिजनेस कभी लॉस में नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। बिजनेस को हमेशा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, बट हम लोग लॉस में हैं, हमको पता है, इसीलिए हम ये सब छोड़ के जॉब करने लगे थे। समझा दोस्त? आज चीटिंग करके नोट्स ले जाओगे तो फेल कर जाओगे, बिजनेस का बदुआ लग जाएगा। बाय। तो हमेशा 200 रुपये पे कीजिए और बिजनेस का दुआएं लेते जाइए। बढ़िया एग्जाम आपका बढ़िया से बीतेगा, ठीक है। जो लोग हंस रहे हैं वो लोग पैसा दे चुके हैं इसलिए वो लोग ज्यादा हंस रहे हैं, जो लोग अफसोस में हैं वही इसलिए हैं क्योंकि ठीक है। 200 रुपीज वैसे कोई कम नहीं है। 200 रुपीज में आपको मतलब मान लीजिए आने जाने में खर्च लग जाएगा। 100-200 का तो पेट्रोल एक दिन में जल जाता है जाने आने में। पता चला क्रॉस लग गया तो एक ही सब्जेक्ट जाना हो 200 रुपये तो गायब हो गए। उससे बढ़िया है कि अभी पे कर लीजिए, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा फटाक से, अब भी एकदम आपको पीडीएफ फटाक से भेज देंगे हम, ठीक है। थैंक यू।